आयुर्वेद व्यासपीठ बेंगलोर शाखा की सीएमई की पुष्पमाला की दूसरे पर्व में सभी का स्वागत है। कुछ अनिवार्य कारण की वजह से आयुर्वेद व्यासपीठ के राष्ट्रीय अध्यक्षा वैद्य श्री रजनी गोखले जी आज हमारे मार्गदर्शन करने में असमर्थ है। इसके लिए आयुर्वेद व्यासपीठ बेंगलोर शाखा क्षमा प्रार्थी है। उनके मार्गदर्शन भले ही प्रत्यक्ष रूप में न हो, परंतु उनकी शुभेच्छाएं हमारे साथ सदैव। इसी सकारात्मकता पर आगे बढ़ते हुए आज के विषय का शुभारंभ करें। मैं वैद्य वृषाली देशपांडे से अनुरोध करूंगी कि वे धन्वंतरी स्तवन से इस प्रस्तुति की शुभारंभ करें। नमो नमः। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां चक्रं जलौकां ददतममृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन्मौलिमम्भोजनेत्रम् आलाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् आवाग्निलीलम्। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। धन्यवाद वैद्य वृषाली। आज के विषय के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूंगी, प्रस्तुत करना चाहूंगी। मराठी में कहते हैं बस्ती घ्यावा बस्ती द्यावा बस्ती हाथ विसावा। आयुर्वेद के क्षेत्र में ये कहावत बहुत ही लोकप्रिय है, यानी बस्ती लीजिए बस्ती दीजिए और बस्ती से ही अनेक रोगों से छुटकारा पाइए। आयुर्वेद में बस्ती जैसा व्यापक विषय क्वचित ही होगा। जितने भी बस्ती एवं बस्ती संबंधित सेमिनार, लेक्चर, क्लिनिकल मीटिंग आदि भाग लिया हो, मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि हर बार बस्ती से जुड़े कुछ न कुछ नए पहलू जरूर जानने में मिलती है। ऐसे ही विशेष विषय की प्रस्तुति के लिए एक विशेष अतिथि वक्ता का इस विषय पर प्रस्तुति करना धर्म कर्म संयोग से कम नहीं। इसी के चलते आज वैद्य श्री सचिन उत्पात जी, जो कि आज के हमारे अतिथि वक्ता है, उनका परिचय कराने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। मैं अपना भाग्य समझती हूँ। वैद्य श्री सचिन उत्पात जी का जन्म 1977 में जबलपुर महाराष्ट्र में हुआ। उन्होंने 12वीं तक की शिक्षा वहीं पर प्राप्त की। अभी अपनी बीएमएस की पदवी जीएस गुणे आयुर्वेद महाविद्यालय अहमदनगर महाराष्ट्र से 1998 में पूरी की। अपनी पदवी उत्तर एमडी की पदवी आयुर्वेद सेवा संघ महाविद्यालय नासिक से 2003 में पूरी की। इसी के साथ एमए इंडोलॉजी की पदवी तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ पुणे महाराष्ट्र से 2012 में पूरी की। 2019 से भारतीय विद्यापीठ पूना में पीएचडी विद्वान के रूप में जिम्मेदारी निभा रहे हैं। रत्नागिरी जिला खेड़ तालुका के एमईएस आयुर्वेद महाविद्यालय में अक्टूबर 2007 से लेकर आज की तारीख तक वे अनेक जिम्मेदारियां निभाते आ रहे हैं। पंजीकृत चिकित्सा अधिकारी आरएमओ 2007 से 2008 तक, सहायक प्राध्यापक 2008 से 2017 तक, सह प्राध्यापक 2017 से आज की तारीख तक और अंततः 2018 से आज की तारीख तक उप प्राधान्याचार्य के रूप में कार्यरत रहे हैं। शैक्षिक जिम्मेदारियों के तत्सम अपने अनुसंधान के क्षेत्र में भी श्री उत्पात जी का कार्य क्षेत्र बड़ा ही व्यापक है। पंचकर्म इन स्पाइन डिसीजेस में इनकी विशेष कुशल प्राप्ति है। आयुष मंत्रालय के ईएमआर योजना के तहत अनेक अनुसंधान परियोजनाओं में सह अन्वेषक के रूप में कार्यरत रहे हैं। राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 5 एवं अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में 6 पेपरों की प्रस्तुति से सम्मानित है।
सन 2003 में वनौषधि संपदा एवं 2022 में अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल्स ऑफ भक्ति नामक 2 पुस्तकों के संपादक से गौरवान्वित है। मैं वैद्य श्री उत्पाद जी से विनंती करूंगी कि वे अपने आप की प्रस्तुति का आरंभ करें। इससे पहले मैं सभी सहभागियों से नम्र विनंती करती हूँ कि वे अपना ऑडियो एवं वीडियो कृपया करके म्यूट में रखें। प्रेजेंटेशन के उपरांत शंका समाधान का सत्र होगा। धन्यवाद। जय आयुर्वेद। नमस्ते। धन्यवाद वेदा मैडम। मैं अभी मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ। धन्यवाद। मेरा विस्तृत परिचय देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। लेक्चर के शुरुआत में ही मैं आयुर्वेद व्यासपीठ बेंगलुरु का भी मेरे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे आज दी है। वैसे तो मैं आयुर्वेद व्यासपीठ का कार्यकर्ता हूँ, किसी भी कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ी बात है, और व्यासपीठ बेंगलुरु के लिए आज का ये लेक्चर ये मेरे लिए अपने आप में बहुत सम्मानजनक ऐसी बात है। और स्पेशली मैं वैद्य वैशाली देशपांडे जी और वैद्य वेदा जी, इन दोनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा जो आज का लेक्चर है उसका नाम है इलस्ट्रेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ फार्माकोडायनामिक्स ऑफ बस्ती। तो जैसे ही वैशाली मैडम ने धन्वंतरी सेवन पहले ही किया है, तो मैं भी लॉर्ड धन्वंतरी को प्रणाम करता हूं और मेरा लेक्चर शुरू करता हूं। इलस्ट्रेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ फार्माकोडायनामिक्स ऑफ बस्ती, इसको सुनने के बाद पहले तो ये सवाल बहुत लोगों के मन में आएगा, व्हाई दिस टॉपिक? फार्माकोडायनामिक्स जान के हम क्या करेंगे? इसका प्रैक्टिस से क्या संबंध है? प्रैक्टिस में इसकी कोई जरूरत है क्या? मैं जब मेरा अंडर ग्रेजुएशन कर रहा था तब से कई सवाल मेरे दिमाग में थे, पंचकर्म के बारे में और स्पेशली बस्ती के बारे में, जिनका आज तक कुछ सवालों का जवाब मैं नहीं ढूंढ पाया हूं, और यदि ढूंढ भी पाया हूं तो पता नहीं वो सही है या नहीं। बहुत स्टूडेंट भी मेरे पास आते हैं बहुत सवाल लेके। बहुत लोगों का यह कहना है कि हम 12वीं तक जो पढ़ाई करते हैं और उसके बाद एमएस में आने के बाद जो करिकुलम हमारे सामने है, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। हालांकि इसके लिए एनसीएसएन ने ट्रांजिशनल करिकुलम करके 2-3 साल से एक 90 आवर्स का प्रोग्राम इंड्यूस किया है। फिर भी कुछ लोगों का यह कहना है कि जो 12वीं तक का सिलेबस है और बीएमएस का सिलेबस है, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। और जब भी लेक्चर होने के बाद कुछ सवाल स्टूडेंट्स के होते हैं, उनको थोड़ा सा उनकी भाषा में, यानी मॉडर्न साइंसेस के रेफरेंसेस दे के कुछ समझाता हूं, तो वो कहते हैं कि मुझे अच्छी तरह से समझ में आएगा, आ रहा है। हमारे यहाँ भी आयुर्वेद में 2 तरह के लोग हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अगर आयुर्वेद पढ़ना है तो जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ना है, वैसा ही समझना है और वैसे ही प्रैक्टिस करनी है। इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं, क्योंकि आज का सिनारियो यही है, या महाराष्ट्र में तो यही है कि 80% 90% बच्चे अभी भी ऐसा सोचते हैं कि हम बीएमएस होने के बाद एलोपैथी की प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर हमको ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को आयुर्वेद की ओर खींचना है, तो पहले उनके मन में जो सवाल है
उनका सही सही जवाब देना होगा, उनकी जो दुविधाएं हैं उनको दूर करना होगा, उनको शायद उनकी भाषा में ये समझा देना होगा कि ये प्रिंसिपल क्या है, ये कोटेशन क्या है, उसके पीछे क्या बातें बताई है। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के मन में जो दुविधा है वो दूर हो सकेगी, स्टूडेंट्स हो या नए वैद्य हो, और ज्यादा से ज्यादा लोग आयुर्वेद की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सके। मैं भी ये कोटेशन जानता हूं को आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरा, तो ये तो सबके मन में है। फिर भी विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दिस कोटेशन, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ये प्रिंसिपल्स थोड़े से आज भाषा में समझे तो ज्यादा से अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं और उनको प्रैक्टिस में भी यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए ये टॉपिक है फार्माकोडायनामिक्स ऑफ बस्ती। सो नाउ कमिंग टू माय टॉपिक, what is pharmacodynamics is the basic question of today's lecture. Branch of pharmacology concerned with the effects of drugs and the mechanism of their action is nothing but pharmacodynamics. वैसे तो फार्माकोलॉजी में दो कंसेप्ट्स बताई गई है, फार्माकोडायनामिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद बॉडी क्या क्या इफेक्ट ड्रग के ऊपर एक्सर्ट करती है, इसको हम फार्माकोकाइनेटिक्स बोलते हैं। और ड्रग के जो इफेक्ट्स है बॉडी में, उसको हम फार्माकोडायनामिक्स बोलते हैं। उसमें जो टॉपिक्स कवर होते हैं मेनली, दैट इज मैकेनिज्म, डोज एंड एक्टिविटी। ऑफ कोर्स इट इज द कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न साइंस एक्सप्लेन्ड बाय मॉडर्न साइंस, so the basic of this concept is also from the modern science. mechanism of action क्या है उसका, then doses and activities, ये सब मिला के फार्माकोडायनामिक्स मॉडर्न साइंस वाले उसको बोलते हैं। तो हमारे सामने ये सवाल है कि हमारा जो बस्ती है वो शरीर में अंदर जाने के बाद उसके क्या क्या इफेक्ट है और वो क्यों है। अगर हम ये समझ पाएंगे कि बस्ती ऐसे काम करता है और इन कारणों की वजह से काम करता है, तो हम उसके ऊपर ज्यादा विश्वास करेंगे और उसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा कर सकेंगे। So what are the factors responsible for the pharmacodynamics or mode of action of basti? बस्ती अंदर जाने के बाद जो जो काम करता है हम सबको पता है, शाखा गतः कोष्ठ गताश्च रोगा और मूर्ध सर्वाय वांगजाश्च। ये जो ड्रग जिन्हें सूत्र दिया है हमको, उसमें ऐसा कोई भी रोग नहीं छोड़ा जिसके ऊपर बस्ती काम नहीं करता। तो ये सवाल मन में आना तो लाजमी है कि इतने सारे एक्शंस बस्ती कैसे करता है और कौन कौन से फैक्टर्स है जो उसके एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट तो कॉम्पोजिशन ऑफ बस्ती, ये स्पेशली निरो बस्ती या अस्थापन बस्ती के बारे में है। सेकंड, दैट इज प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ बस्ती कंटेंट्स, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड विथ निरो बस्ती और अस्थापन बस्ती स्पेशली। देन पोजीशन ऑफ पेशेंट, कौन से स्थिति में हम रुग्ण को बस्ती देते हैं। डोसेज ऑफ बस्ती, बस्ती के डोज इतने ही क्यों बताए गए हैं। देन रिफ्लेक्सेस, various reflexes that are responsible for various actions of basti. Then gut physiology, gut की फिजियोलॉजी क्या कहती है। और इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स है जो बस्ती के एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा मेरा हाइपोथेसिस है। ये सब 7 जो पॉइंट्स है वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और अंत में एक एक्सप्लेनेशन भी लेंगे, एक इलस्ट्रेशन भी लेंगे बस्ती का, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर 1 and 2, कंपोजिशन ऑफ बस्ती एंड ऑर्डर ऑफ इट्स मिक्सिंग। ये 2 पॉइंट्स ऐसे कि उनको साथ में ही हमको पढ़ना होगा, उनको हम 1 by 1 स्टडी नहीं। सो व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ अस्थापन बस्ती और निरो बस्ती? वी हैव दिस फेमस कोटेशन, मक्षीकम लवणम तैलम कलकम क्वाथम इति क्रमात्।
I have used Google Unicode for typing, so there are some typing mistakes, so please bear with that. मात्सिकम लवणम तैलम कलकम क्वाथम इति क्रमात्, ये चरक जी जब बोलते हैं तो these 5 basic contents of Basti we have to highlight: मधु, सैंधव, स्नेह, कल्क और क्वाथ। संगीतकारों ने उसमें गोमूत्र भी ऐड किया है और कुछ कुछ लोग उसको मांसरस भी बस्ती का घटक बताते हैं, पर अवश्यंभावी जो घटक बस्ती के हम बोलते हैं उनमें ये 5 ही प्रधान है। एक तो मधु है, हनी, कल्क और क्वाथ। पहला सवाल ये आता है कि ये 5 ही कंटेंट बस्ती के क्यों बताए गए। अगर बस्ती अच्छा बनाया जाता है यूज करने के लिए तो कैसा हो सॉल्यूशन, इसके लिए एक बहुत अच्छा कोटेशन है: न धावयत्यौषधं पाणि न तिष्ठति अवलिप्य च न करोति सीमंतम निर्वहा सुयोजिता। इसका अगर हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे, न धावयति औषधम पाणि, पाणि मीन्स आवर हैंड। अगर हम बस्ती का सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के बाद हमारे हाथ के ऊपर रखते हैं, न धावयति औषधम, इतना पतला नहीं होना चाहिए कि वो हाथ से फिसल जाए, सॉरी, न तिष्ठति अवलिप्य च, इतना गाढ़ा भी वो नहीं होना चाहिए कि वो हमारे हाथ को चिपके। न तिष्ठति अवलिप्य च न करोति च सीमंतम, सीमंतम मीन्स पार्टीशन। अगर हम उसमें छेद करना चाहे तो उसमें हम छेद नहीं कर सकते क्योंकि वो फिर से वो मिक्स हो जाएगा, एक हो जाएगा। सो ये 3 उन्होंने परीक्षाएं दी है। अगर अच्छी तरह से निरोह बस्ती का द्रव्य हमने प्रिपेयर किया है वो कैसे दिखेगा: न धावयति औषधम पाणिम न तिष्ठति अवलिप्य च न करोति च सीमंतम निरुहा सुयोजिता। अगर बस्ती ऐसा बनाना है तो उसमें ये 5 घटक होने बहुत जरूरी है। उसमें मधु होना चाहिए, उसमें लवण होना चाहिए, संदेह होना चाहिए, स्नेह, कल्क और क्वाथ। ये अगर सभी उसमें होते हैं तो ही ऐसा सॉल्यूशन बन सकता है। ऐसा क्यों? तो उसके लिए हमको 1-2 मिनट रुकना पड़ेगा। उसके पहले मैं इसकी इंपॉर्टेंस आपको बता देता हूं। ये जो बस्ती का मिक्सिंग है वो विशिष्ट क्रम में उन्होंने बोला है। पूर्वम एव अत्र निक्षेप्य मधुनः प्रसृत द्वयम, सबसे पहले उसमें मधु को 2 प्रसृत यानी 160 ml अराउंड लेना चाहिए। ये काश्यप जी का कोटेशन है। उसके बाद क्या है, सैंधवस्य अर्धकर्षंच, आधा कर्ष सैंधव लेना है। उसके बाद तैलंच मधुनः समः, तैल मधु जितना ही लेना है यानी 2 प्रसृत लेना है। उसके बाद ततश्च कल्क प्रसृतम क्वाथम कल्क चतुर्गुणम, उसके बाद 1 प्रसृत हमको कल्क लेना है और 4 प्रसृत कल्क के 4 times मोर देन कल्क क्वाथ लेना है, 4 प्रसृत। प्रसृत मांस निर्यूह, काश्यप जी ने मांस को भी उसका एक अवश्यंभावी घटक माना है, इसलिए 1 प्रसृत मांस उसको लेना है। और मूत्र प्रसृतम एवच, मूत्र भी 1 प्रसृत लेना है। 12 प्रसृतौ बस्ति इत्येवं खज मूर्छतः, तो ये 12 प्रसृत यानी अराउंड 960 ml बस्ती कैसे बनाना है और उसका क्रम क्या है। उसके पहले जो बात काश्यप जी बताते हैं, प्रक्षिप्य एकैकशो द्रव्य यत् क्रमेण उपदेक्ष्यते, उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है प्रक्षिप्य एकैकशः द्रव्य, you have to add every ingredient one by one and not at a time. क्लियर कट मेंशन है, प्रक्षिप्य एकैकशो द्रव्य यत् क्रमेण उपदेक्ष्यते। क्रमेण यानी पहले हमने अगर मधु बोला है तो आपको मधु ही लेना है, उसके बाद अगर हमने लवण बोला है तो लवण यानी सैंधव ही लेना है, और बाद में जो घटक जैसे क्रम से बताए हैं वैसे ही उसको लेना है, उनको मिक्स करना है।
अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता है, ये भी काश्यप जी ने लिखा है। मंगलम मंगलार्थाय मधु पूर्वम निषिच्यते। देखो, मंगलम मंगलार्थाय, मधु क्यों सबसे पहले लेना है? बिकॉज इट इज मंगलकारक, ऑस्पिशियस। उसके बाद मधु में से जो गुण है उसके, पैच्छिल्यम बहुलत्वम च कषायत्वम च माक्षिके, इनको कंट्रोल कौन करता है? तो लवण करता है। भिन्नति लवणम तैक्ष्ण्यात् संघातंच नियच्छति, उसको संघात को भी वो दूर करता है। उसके बाद इसलिए मधुनो अनंतरम तस्मात् लवणंशो निषिच्यते, इसलिए उसके बाद हमने लवण लेना है। ततः तैलम विनिक्षिप्तम एक ही भावाय कल्पते। तेल हमने क्यों लेना है? एक ही भाव के लिए, सबको एक रखने के लिए। और बहुत बार हमने देखा है, हम प्रैक्टिस में भी या इंस्टीट्यूट में भी ज्यादा से ज्यादा लोग अभी भी एनिमा पॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर इसमें ब्लेंडिंग अच्छा नहीं हुआ है तो हम दो लेयर्स देख सकते हैं। एक क्वाथ का लेयर नीचे रहता है और उसके ऊपर तेल का लेयर हम देख सकते हैं। हालांकि तेल का जो काम हमारे लोगों ने बताया वो क्या है? एक ही भावाय कल्पते, सबको एक रखना है। पर इसके लिए हमको सब इंग्रेडिएंट अच्छी तरह से मात्रा में और क्रम से मिलाने होंगे, तभी ये एक होगा, नहीं तो एक नहीं होगा। कल कहा संसृज्यते च आशु, इन सबको कम काल में एक बनाने के लिए कल्क की आवश्यकता है। और क्वाथश्च समता व्रजे, बेसिकली the effect of क्वाथ is what the effect of बस्ती is. हम बोलते हैं दशमूल क्वाथ निरूह, त्रिफला क्वाथ निरूह। तो जो वॉल्यूम है बस्ती के लिए वो क्वाथ की वजह से आता है, इसलिए क्वाथ को सबसे आखिर में उन्होंने रखा है। उसके बाद काश्यप जी बोलते हैं असम्यक मथितः श्लिष्टो बस्ती अनार्थाय कल्पते। अगर ऐसी तरह से बस्ती नहीं बनाया, अनार्थाय कल्पते, तो उससे अनर्थ हो जाएगा, उसका इफेक्ट अच्छी तरह से नहीं आएगा। तत् एव क्रमो दृष्टो निरूहस्य प्रयोजने, इसलिए ये जो स्पेसिफिक ऑर्डर है वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम देखें उसमें वन बाय वन हर एक का काम क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ हनी। हमने देखा काश्यप जी ने तो बोला मंगलम मंगलार्थाय मधु पूर्वम निषिच्यते। अगर ये बात मैं स्टूडेंट्स को बता देता हूं कि मंगल कारक है मधु, इसके लिए हमारे शास्त्रकार बोलते हैं कि उसको सबसे पहले डालो, तो उनको ये लगता है कि ये कुछ तो फेक रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मंगल कारक है, ये इनको कैसे पता चला? तो उसके लिए हमको इमल्शन को स्टडी करना पड़ेगा। व्हाट इज इमल्शन? बेसिकली मिक्सिंग ऑफ टू नॉर्मली इमिसिबल लिक्विड्स इज नथिंग बट इमल्शन। कोलॉइड और इमल्शन में फर्क क्या है? अगर एक पार्ट उसमें सॉल्यूशन का लिक्विड है और एक पार्ट लिक्विड है या सॉलिड है तो उसको हम कोलॉइड बोलते हैं। पर इमल्शन में दोनों पार्ट लिक्विड होने जरूरी है। उसको दो फेजेस रहते हैं, कंटिन्यूअस फेज और डिस्पर्शन फेज, बट दिस इज नॉट आवर टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर। तो ये इमल्शन बनना बहुत जरूरी है बस्ती के लिए। क्यों जरूरी है इमल्शन बनना? तो बहुत से स्टडीज हुए हैं। इट हैज बीन रिसेंटली रिपोर्टेड दैट intestinal absorption of otherwise unabsorbable molecules such as insulin was enhanced by incorporating them into the form of emulsion. अगर हम इमल्शन के फॉर्म में कोई भी दवा देते हैं तो उसका एब्सॉर्प्शन बहुत अच्छी तरह से होता है, ऐसा मॉडर्न साइंस भी कहता है। बेसिकली बस्ती का एक्शन होने के लिए 3 स्टेप्स है। फर्स्ट दैट इज एब्सॉर्प्शन ऑफ बस्ती कंटेंट, उनका एब्सॉर्प्शन होना जरूरी है। सेकंड दैट इज एक्शन ऑफ बस्ती, और वो एक्शन इतना ज्यादा ठीक है, वो क्यों है वो भी हम बाद में देखेंगे।
what are the ingredients of that basti as per the action is evident. And lastly, elimination of basti content, that is also important. हमारे लोगों ने बोला है 48 मिनट 48 मिनट्स एक मुहूर्त के अंदर जो बस्ती हमने दिया है, निरू बस्ती की बात बोल रहा हूं, वो बाहर आना चाहिए. अगर नहीं आता तो उससे व्यापक हो सकता है, प्राण का भय भी निर्माण हो सकता है. तो बस्ती के एक्शन के लिए ये 3 चीजें जरूरी है. फर्स्ट दैट इज एब्सॉर्प्शन, सेकंड दैट इज एक्शन, एंड थर्ड दैट इज एलिमिनेशन. इसके लिए इमल्शन बनना जरूरी है. और ये इमल्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या रहता है? इमल्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी घटक या इंग्रेडिएंट जो रहता है उसको हम इमल्जेंट बोलते हैं. ये इमल्जेंट क्या है? जो 2 फेजेस है इमल्शन में, 2 लिक्विड से या मल्टीपल लिक्विड से, मैंने पहले जो बताया कि अगर वो अच्छी तरह से नहीं मिक्स होता तो 2 लेयर्स हम देख सकते हैं, वात का लेयर और स्नेह का लेयर. ये अच्छी तरह से मिक्स होने के लिए, उनको बांध के रखने के लिए इमल्जेंट का होना जरूरी है, टू स्टेबलाइज द इमल्शन. और ये इमल्जेंट का काम है. एंड मधु इज द बेस्ट ऑकरिंग, नेचुरली ऑकरिंग इमल्जेंट. तो मंगल कारक का मतलब क्या है? अगर मधु हम यूज नहीं करते तो इमल्शन अच्छा बन नहीं पाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा. इसके लिए उन्होंने बोला है कि मंगलम मंगलार्थाय मधु पूर्वम निषिच्यते, इसलिए उसको पहले लेने को बोला है. दिस इज नथिंग बट इमल्जेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर इमल्शन. ऐसा है या ऐसा हो सकता है, दिस इज आफ्टर ऑल हाइपोथेसिस. तो इसके लिए सबसे पहले मधु लेने को उन्होंने बोला है, क्या बोला होगा शायद. ये मैंने बोला आपको. इट हैज बीन रिपोर्टेड रिसेंटली दैट द इंटेस्टिनल एब्सॉर्प्शन ऑफ अदरवाइज अनएब्सॉर्बेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज इंसुलिन एंड हिपेरिन वाज एनहांस्ड by incorporating them into the form of emulsions. Then what is the role of सेंधव? सेंधव का रोल क्या है? सेंधव के तो बहुत सारे रोल्स हैं बस्ती में. तो ये आधा कर्ष या 1 कर्ष ज्यादा से ज्यादा हम यूज करते हैं, उसके बहुत सारे रोल बस्ती के जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें है. क्या क्या रोल है उसके? म्यूकोजा ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन हैज ए लार्ज कैपेबिलिटी फॉर Na एब्सॉर्प्शन. लार्ज इंटेस्टाइन का जो म्यूकोजा है वहां Na एब्सॉर्प्शन के लिए ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी रहती है. Na ions are far more absorbed here than in the small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन के मुकाबले लार्ज इंटेस्टाइन में सोडियम आयंस ज्यादा अब्सॉर्ब होते हैं. और सोडियम होते हैं तो क्लोरीन भी होते हैं, क्लोराइड भी होते हैं. This Na and Cl absorption creates an osmotic gradient which in turn causes absorption of water. जो भी एब्सॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन से होता है वहां एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट का होना जरूरी है, और उसके लिए Na और Cl आयंस का एब्सॉर्प्शन होना जरूरी. रिडक्शन ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का रिडक्शन, ये भी एक सेंधव का काम है. उसके बाद क्या है? प्रिवेंट्स फर्दर वुड बी डिहाइड्रेशन. बस्ती के बाद कई लोगों में, शायद ये व्यापक कई लोगों ने देखा होगा कि डिहाइड्रेशन हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा वेग आते हैं, ज्यादा आउटपुट जाता है, और उसके बाद पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो सकता है. तो ये वुड बी डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने में भी सेंधव का रोल बहुत ज्यादा है, इसलिए सेंधव हम यूज करते हैं. पर सबसे इंपॉर्टेंट है टू रिड्यूस सरफेस टेंशन. सो व्हाट इज द सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन क्या रहता है? अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल को देखें या पानी के मॉलिक्यूल को देखें तो उसके हर बाजू में एक पानी का मॉलिक्यूल रहेगा, इमेजिन करिए. और ये जो मॉलिक्यूल्स है इनका परस्पर में एक आकर्षण रहेगा, एक टेंशन रहेगा, एक तनाव रहेगा. इसको केमिस्ट्री या फिजिक्स की लैंग्वेज में सरफेस टेंशन. और ये टेंशन ऊपर के जो मॉलिक्यूल है उनके ऊपर तो कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है,
तो उनको नीचे के मॉलिक्यूल थोड़ा अंदर खींचते हैं, और उसके लिए ऊपर की जो सतह है उसका आकार हमको प्लेन नहीं दिखता, तो थोड़ा कॉन्वेक्स दिखता है। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस सरफेस टेंशन। और ये सरफेस टेंशन की वजह से अगर हम पानी की बूंद किसी सरफेस पे ऊपर डालते हैं तो स्प्रेड नहीं होता, वो ऐसे बूंद के जैसा वहां पे रहता है। दिस इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर। तो सरफेस टेंशन को कम करना क्लींजिंग प्रोसेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और ये सरफेस टेंशन की जो कम करने की जो चीजें हैं उनको सर्फेक्टेंट बोलते हैं या सरफेस एक्टिव एजेंट्स बोलते हैं। तो सैंधव इज नथिंग बट surface active agent or surfactant. That's why Sandhu has been used to reduce the surface tension. उसके बाद स्नेह का रोल है। स्नेह भी क्या है? Oil are basic constituents of soaps or saponification process. What is this saponification? Saponification is nothing but soap making process, जिससे हम सोप बोलते हैं। तो जो सोप हम बोलते हैं उसमें क्या रहता है? तो साल्ट्स रहते हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑयल रहता है। अगर ऑयल नहीं है या साल्ट नहीं है तो हम सोप बना नहीं पाएंगे। और सोप किसके लिए हम यूज करते हैं? तो क्लींजिंग प्रोसेस के लिए यूज करते हैं हम। सो बस्ती का भी एक एक्शन क्लींजिंग है, जो भी अंदर चिपका है उसको निकालना है। तो ये क्लींजिंग के लिए सैपोनिफिकेशन का होना या सोप जैसे एक्शन का होना इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए साल्ट यानी सैंधव और ऑयल, इन दोनों की जरूरत है। सैपोनिफिकेशन के ऊपर अगर लेक्चर होता तो ये सब मैं आपको समझा देता, पर अभी हमको और बहुत से पॉइंट्स देखने, इसलिए थोड़ा सा जल्दी मैं आपको समझा रहा हूं। सॉरी। देन रोल ऑफ कल्क। कल्क नथिंग बट that provides viscosity and immediate mixing. बहुत से लोग एनिमा पॉट से जो बस्ती देते हैं उसमें कल्क यूज ही नहीं करते, या अगर कर भी देते हैं तो पाउडर यूज करते हैं। तो अगर हम संहिताओं की माने तो ऐसा बस्ती नहीं देना चाहिए। बस्ती में कल्क यूज करना ही चाहिए। उसके कारण ही इमीडिएट मिक्सिंग हो जाती है और विस्कोसिटी भी उसको प्राप्त हो जाती है। लास्ट में रूल ऑफ क्वाथ वॉल्यूम। वॉल्यूमस लिक्विड बनाने के लिए क्वाथ की जरूरत है, और दैट आल्सो मेंटेन्स द डिस्पर्स और एक्वियस फेज ऑफ द इमल्शन। So these are the importance of ingredients, and these are the importance of specific order of mixing. तो ऐसा ही करना जरूरी है क्योंकि हमारे संविधान ने वैसा ही बोला है, और उसका एक्सप्लेनेशन भी मॉडर्न साइंस भी दे सकता है कि क्यों ऐसा उन्होंने बोला है। उसके बाद आता है पोजीशन ऑफ पेशेंट, शयन स्थिति। शयन स्थिति के बारे में हमारे संविधाकार क्या बोलते हैं? वामाश्रये हि ग्रहणी गुदे च तत्पार्श्वे संस्थस्य सुखोपलब्धिः लीयंत एवं वलयश्च यस्मात् सव्यम शयानो अर्हति बस्तिदान। ऐसा चरक जी ने बोला है। ग्रहणी एंड गुद remain to left side normally, so basti can be passed easily inwards, and in this position valaya may be obliterated liyant evam valayascha yasmat, and that's why we can easily administer basti. हम बस्ती बहुत ही सुलभ तरीके से अंदर डाल सकते हैं अगर हम वाम पार्श्व स्थिति में या लेफ्ट लैटरल पोजीशन में बस्ती देते हैं। ऐसा चरक सिद्धिस्थान में कहते हैं। उसके ऊपर अगर हमारे चक्रपाणी की जो टीका है वो अगर देखें तो वो क्या बोलते हैं? वामाश्रये यस्मात् ग्रहणी गुदे तेन वाम पार्श्व सुप्तस्य ग्रहणी गुदे प्रकृतिस्थे भवतः प्रकृतिस्थे च गुदे गुदस्य बस्तिना सम्यक उपश्लेषात् व्याप्तिर्भवति। व्याप्ति इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। तथा वलयश्च लीना भवन्ति
तेन सुखम बस्तिर्याति ग्रहणी गुदयो प्रकृतिस्थया च बस्तिर्व्याप्य सुखम ग्रहणीम भावयति इति बोधव्यम। बस्ती अगर हम देते हैं तो हमारी ऐसी धारणा रहती है कि वो पूरे ग्रहणी को भावित कर ले, और उसके लिए क्या क्या जरूरी है। तो जो ये हमेशा बोल रहे लोग वलयश्च लीना भवन्ति, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन लेट लैटरल पोजीशन ग्रहणी गुद अटेन देयर नॉर्मल पोजीशन प्रकृतिस्था भवे। As in this position basti is administered, it spreads easily and immediately. As valayah become leena, that is obliteration of the valaya. What is the meaning of valaya? ये भी हम आगे जाके देखेंगे। उसके बाद अष्टांग संग्रहकार क्या बोलते हैं? यतश्च वाम पार्श्व श्रेयाणि वन्हि ग्रहणी गुदवली मुखानि तानि तत् पार्श्वशायिनो निम्नानि। As the openings of Agni, Grahani and Gudavali all lie left laterally. So when patient attains this position, these openings remain downwards and basti contents go easily inwards without any hurdle and come out. अब ये वलया क्या चीज है? बहुत बार मैंने इसको पढ़ा, उसके टीका को भी पढ़ा, बहुत से लोगों से बात की कि ये वलया क्या है। तो इसके लिए हमको रेक्टम के अंदर जाके झांकना होगा। We have to go inside of rectum. There are two types of mucosal folds found interior of rectum. One that is temporary or longitudinal, permanent that is horizontal. Permanent mucosal folds, that is horizontal mucosal folds, are popularly known as Houston valves. अगर इसके ये पिक्चर में हम देखें तो यहाँ पे लॉन्जिट्यूडिनल, इनको टेम्पररी क्यों बोलते हैं? अगर रेक्टम इन्फ्लेट हो जाता है तो ये ऑब्लिटरेट हो जाते हैं, इसको सूडो वाल्व भी बोलते हैं। तो ये ऑब्लिटरेट हो जाएंगे तो उसका कोई दिक्कत नहीं होगा, डिसअपियर ऑन डिस्टेंशन। पर ये जो हॉरिजॉन्टल वाल्व्स है जिसको ह्यूस्टन वाल्व्स बोलते हैं, दीज आर परमानेंट म्यूकोसल फोल्ड, ये हॉरिजॉन्टल रहते हैं। और इसकी खासियत ये है कि अगर इनको बस्ती देते समय कुछ इंजुरी हो जाए तो इनकंटिनेंस ऑफ स्टूल हो सकता है। और आपको तो पता है पुराने जमाने में जो बस्ती नेत्र यूज करते थे वो ब्रास के या स्वर्ण के, रौप्य के हो जाते थे, वो बहुत काफी बड़े भी रहते थे। एक स्टडी भी हुआ है मेरे ख्याल से, या तो जामनगर में हुआ है या NIH जयपुर में हुआ है। तो एनाटॉमी के शरीर रचना के छात्रों ने वो किया था, PG के। तो कुछ लोगों को उन्होंने लेफ्ट लैटरल पोजीशन में बस्ती दिया, कुछ लोगों को उन्होंने राइट लैटरल पोजीशन में बस्ती दी। उसके बाद उनका ये ऑब्जर्वेशन था, उन्होंने डिसेक्शन भी किया था, तो उनका ये ऑब्जर्वेशन था कि ये जो ह्यूस्टन वाल्व्स है वो राइट लैटरल पोजीशन में ज्यादा प्रोमिनेंट रहते हैं और लेफ्ट लैटरल पोजीशन में उतने प्रोमिनेंट नहीं रहते। तो शायद आयुर्वेद जिसको वलया रिफर कर रहा है, ये शायद ये वाल्व्स हो सकते हैं, ह्यूस्टन वाल्व्स हो सकते हैं। तो वो क्लियर कट हमारे लोगों ने बोला है कि वलयश्च लीना भवन्ति, अगर हम वाम पार्श्व स्थिति में बस्ती देते हैं तो वो वलया ऑब्लिटरेट हो जाते हैं। तो ये तो पॉसिबल है। सुश्रुत जी ने भी डिसेक्शन पूरा करके सब बातें हमारे सामने रखी है। ये बात डिसेक्शन की निकली तो एक आपको स्टोरी भी बताता हूँ कि हमारे आयुर्वेद में बहुत से मुद्दे ऐसे जिसके ऊपर डिबेट हो जाता है कि ये चीज क्या है जो आयुर्वेद में बताई है, जैसा कि क्लोम एक है। तो उसके ऊपर भी एक पूर्व बहुत रिनाउंड पर्सनैलिटी आयुर्वेद की रही, जिसको हम बागेवाड़ीकर शास्त्री जी के नाम से जानते हैं। उन्होंने क्या किया, 1950-1955 के बीच की ये बात है।
ये आयुर्वेद पत्रिका जो मैगजीन निकलता है नासिक से, उसमें ये 1950 के अराउंड की जो आयुर्वेद पत्रिका थी उसमें ये बातें उन्होंने लिखी है कि अगर हम डिसेक्शन करेंगे और ऊपर से डिसेक्शन करते 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 अगर नीचे जाएंगे तो जो डिस्क्रिप्शन संहिता में क्लोम का लिखा है वो 100% पैंक्रियाज को ही रिलेट करता है। तो ये बात उन्होंने कब की? जब उन्होंने पहले खुद डिसेक्शन किया, उसके बाद ये बात उनको पता चला। तो ये शायद पॉसिबल है कि हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने ये डिसेक्शन किया होगा, उसके बाद इनको ये पता चला होगा कि ये जो वलया है दीज आर नथिंग बट द हाउस्टन वाल्व्स, और ये लेफ्ट लैटरल पोजीशन में ऑब्लिटरेट रहते हैं कंपैरेटिवली, और राइट लैटरल में ज्यादा प्रोमिनेंट रहते हैं, और अगर इनको कुछ इंजरी हो जाती है तो आगे के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। और हम सब तो अशुद्ध चिकित्सा है उसका तो हम धिक्कार करते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि लेफ्ट लैटरल पोजीशन जो बताई गई है, और ये तो थर्ड valve is most prominent and constant that supports the weight of fecus, particularly in man who assumes upright position. These valves prevent passage of instrument into the rectum. ये तो documented script है modern sciences की। That's why वाम पार्श्व स्थिति या लेफ्ट लैटरल पोजीशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन आता है वो डोसेज का आता है, डोसेज ऑफ बस्ती। तो डोसेज की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए हमको मैक्स जर्सन या मैक्स जर्सन को भी स्टडी करना जरूरी है। कौन था ये मैक्स जर्सन? तो ये एक इन्वेंटर था जिसने कॉफी एनिमा थेरेपी इन्वेंट की थी। ये जर्मन साइंटिस्ट था या डॉक्टर था, मैक्स जर्सन, German born American physician actually. According to his postulations, coffee enemas and some dietary modifications can cure many ailments including cancer. He used to administer coffee enemas. What had he suggested about the dose? कॉफी एनिमा देने के बाद और सब कुछ उसको वो डिटॉक्सिफिकेशन की थेरेपी बोलता था, उसके साथ कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशन, और वो बहुत सारे एलिमेंट्स के ऊपर ये काम करता है और कैंसर को भी ये कम कर सकता है, इसका उसका पॉस्टुलेशन था। उसका डोज कितना हो सकता है इसके बारे में उन्होंने विस्तृत लिखा है। कोलोनिक इरिगेशन प्रोसीजर्स इरिटेट द एंटायर कॉलन। ये इरिगेशन की प्रोसेस जो है वो एंटायर कॉलन को इरिटेट कर सकती है। और टिपिकल कोलोनिक इरिगेशन procedure can circulate as 5 gallons of water through the colon. 5 गैलन तक वाटर हम उसके अंदर सर्कुलेट कर सकते हैं या उसके अंदर हम दे सकते हैं, पर उससे क्या होगा? That can eliminate absorption of minerals. So उसने जो डोज रिकमेंड किया है मैक्स जर्सन ने, that is exactly 32 ounce. And what is 32 ounce? 1 ounce, that is 30 ml. So 32 ounce is exactly 960 ml. तो मैक्स जर्सन ने या तो चरक पढ़ा होगा या चरक जी ने जर्सन की थेरेपी उसका स्टडी किया होगा, पर जर्सन तो 1950 में आया। तो ये बातें हमारे लोगों ने बहुत एक्सपेरिमेंट करने के बाद तय की है कि डोज कितना देना है, और ये जो डोज है वो मैक्सिमम डोज, क्योंकि हमारे यहाँ 12 प्रसृत बस्ती मैक्सिमम डोज का बस्ती बताया है। उसके अलावा उन्होंने नव प्रसृत भी बताए, सप्त प्रसृत बताए, षट प्रसृत बताए, पंच प्रसृत बताए, चतुर्थ प्रसृत भी बताए। जो हम वैतरण बस्ती यूज करते हैं उसका डोज अराउंड चतुर्थ प्रसृत आ जाता है, 320-330 ml तक आ जाता है। तो चतुर्थ प्रसृत से 12 प्रसृत तक ये वेरिएशन है, बट द मैक्सिमम डोज व्हाट वी हैव आल्सो रिकमेंडेड दैट इज नथिंग बट 960 ml। और जर्सन भी वही डोज बताता है, और ये भी बताता है अगर उससे ज्यादा अगर हम डोज में बस्ती देते हैं तो देयर कैन बी अ फैटल कंडीशन, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उनका ज्यादा से ज्यादा एलिमिनेशन हो सकता है।
patient may go into danger. So this is the beauty of Ayurveda and our acharyas. They have described or postulated everything with enormous experiments. Might have. Then what about the dose of Anuvasan Basti? We have kept the maximum dose of Anuvasan Basti or Sneha Basti is 240 ml. Why the dose is so? It is 1/4 of maximum dose of Neroha. But why the dose of Anuvasan Basti is 240 ml? Because the rectum capacity or the capacity of the rectum is around 250 ml. रेक्टम की जो कैपेसिटी है वो 250 ml है. उसके बाद अगर हम उसको इन्फेक्ट करते हैं तो इमीडिएटली डेफिकेशन रिफ्लेक्स स्टिमुलेट हो जाएगा और जो कंटेंट हमने अंदर दिया है वो इजीली बाहर हो जाएगा. और यस्य यामान अनुवर्तते त्रिन, हम ऐसा कहते हैं कि अनुवासन बस्ती कम से कम 3 याम यानी 9 घंटे तक अंदर रहना चाहिए. अगर वो अंदर रहना चाहिए तो डेफिकेशन का रिफ्लेक्स स्टिमुलेट जल्दी नहीं होना चाहिए. इसलिए एग्जैक्टली 250 के बिलो 240 को उन्होंने मैक्सिमम डोज रखा है अनुवासन बस्ती का. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेद. Then coming to fifth point, reflexes. What are these reflexes? There are many reflexes which can we have to study actually before studying of Basti. This is about gastrocolic reflex. ये क्या कहता है gastrocolic reflex? Gastrocolic reflex is a reflex that stimulates contractions in the colon that can lead to a PM, that is bathroom, shortly after eating. बहुत से घरों में ये देखा जाता है कि माँ पहले बच्चों को खाना खिलाती है और जब वो खाने को बैठती है तो बच्चा बोलता है मामा आई हैव टू गो टू टॉयलेट. ये बहुत लोगों ने या महिलाओं ने एक्सपीरियंस किया है. तो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स. क्या कहता है रिफ्लेक्स? खाने के तुरंत बाद यानी आफ्टर 15 मिनट्स दैट कम इनटू एक्शन. सो जिनका कॉलन थोड़ा सा वीक रहता है और ये जो आईबीएस के पेशेंट रहते हैं उसमें ये ज्यादा होता है. उनको खाने के बाद क्रूड कोष्ठ के लोगों में या मध्यम कोष्ठ के लोगों में वो थोड़ा कम रहेगा. उनको तुरंत खाने के बाद टॉयलेट की इच्छा होती है. दिस इज बिकॉज ऑफ गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स. व्हाट इज द रोल ऑफ गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ बस्ती? हमारे सुश्रुताचार्य ने अनुवासन बस्ती का जो टाइम दिया है वो एग्जैक्टली कितना दिया है उसका डिस्क्रिप्शन लिखते हैं. आर्द्र पानी भ्याम, खाने के बाद जब तक हमारा हाथ धोने के बाद गीला रहता है उस समय में अनुवासन देना चाहिए. क्यों ऐसा बोला है उन्होंने? क्योंकि उनको पता था खाना खाने के बाद 15 मिनट के बाद गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स एक्टिव हो जाएगा. और हमको पता है कि ये जो हमारा गट है या हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें पेरिस्टाल्सिस जो रहते हैं वो बोथ वेज रहते हैं. रिवर्स पेरिस्टाल्सिस भी रहते हैं और नॉर्मल पेरिस्टाल्सिस भी रहते हैं. तो रिवर्स पेरिस्टाल्सिस, वॉमिटिंग इज नथिंग बट रिवर्स पेरिस्टाल्सिस. तो ऐसा हो सकता है खाने के बाद अगर 15, 20, 30, 40 मिनट के बाद अगर हम बस्ती देते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट रिवर्स पेरिस्टाल्सिस में स्टिमुलेट और जो हमने बस्ती में लिया है वो मुंह से आ सकता है. ऐसा लिखा है कि आ सकता है करके, और इसलिए वो टिपिकल पीरियड भी सुश्रुत ने मेंशन किया है. आर्द्र पाणिभ्याम, ये वर्ड दैट इज वेरी ब्यूटीफुल वर्ड एक्चुअली. तो खाने के बाद इमीडिएटली बस्ती क्यों देना है उसके लिए हमको रिफ्लेक्सेस का स्टडी होना चाहिए. गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स, there are actually multiple reflexes but only 2 I have to consider here. And second, that is, we know the excretory mechanism. Sigmoidal, rectal and anal region of large intestine are considerably better supplied with parasympathetic nerve fibers than other part of intestine.
They are mainly stimulating in action and functions especially on defecation reflexes. तो मैंने पहले ही बताया defecation reflex is nothing but a type of stimulation reflex. और ये कैसे होता है? रेक्टम एक कैपेसिटी के बाद अगर इन्फ्लेट हो जाता है तो वो स्टिमुलेट हो जाता है और वो डेफिकेशन का रिफ्लेक्स. कैसे ये पिक्चर में एनल स्फिंक्टर का मैकेनिज्म भी दिखाया है. तो ये दीज आर वेरी एनाटॉमिकली इंपॉर्टेंट थिंग्स. प्यूबो रेक्टालिस मसल स्लिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. एनल स्फिंक्टर्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट. तो ये सब बातें हमको पता होनी चाहिए कि बस्ती कितना देना है, क्यों देना है. इसके लिए हमको कोस्ट का भी अध्ययन होना जरूरी है पेशेंट का. पहले अगर कोस्ट पता है तो हम डोज तय कर पाएंगे. उसके बाद ही हम बस्ती में क्या कंटेंट उसका रहना चाहिए और कितना डोज में वो देना चाहिए हम डिसाइड कर पाएंगे. इसके साथ ही और एक चीज आपको यहाँ बता देता हूँ कि व्हिच पोजीशन इज बेटर फॉर डेफिकेशन. ये एनाटॉमी क्या कहता है? सिटिंग पोजीशन इज बेटर और स्क्वैटिंग पोजीशन इज बेटर. क्योंकि हर जगह हम कमोड अभी यूज कर रहे हैं और इंडियन स्टाइल कोई यूज नहीं करता. पर ये बात सबको पता होनी चाहिए. प्यूबोरेक्टालिस मसल चोक्स rectum to maintain continence if we use sitting position or commode position, and puborectalis muscle relaxes and straightens pathway to anus if we are using the squatting position or Indian style. तो ये भी बात हमको पता होनी चाहिए. हमने पेशेंट को ये बताना भी चाहिए कि अगर वो ओल्ड एज के नहीं है या उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस या अन्य कोई दिक्कतें नहीं है तो उन्होंने इंडियन स्टाइल ही यूज करना चाहिए. तभी पेट अच्छी तरह से खाली हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा. उसके बाद जो बात आती है उसको हम गट फिजियोलॉजी बोलते हैं. तो क्यों उसका स्टडी करना जरूरी है? बेसिकली हमको ये पता होना चाहिए कि जैसा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वैसा ही ईएनएस भी होता है, एंटेरिक नर्वस सिस्टम भी होता है. तो ये एंटेरिक नर्वस सिस्टम क्या है? द एंटेरिक नर्वस सिस्टम और इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम इज वन ऑफ द मेन डिविजन्स ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम and consists of a mesh-like system of neurons that governs the function of the gastrointestinal tract. It is capable of acting independently of the sympathetic and parasympathetic nervous systems, although it may be influenced by them. ये independent action is very important. बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि बस्ती बहुत शीघ्रता से काम करता है. उसका मैक्सिमम डोज हमने बोला है, टाइम बोला है 48 मिनट्स का. 48 मिनट तक वो अंदर रहना चाहिए, उसके पहले वो बाहर आना चाहिए. तो उसको जो एक्शन हमने बोला है 3 स्टेप्स बस्ती का, एक एब्सॉर्प्शन, एक्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ बस्ती कंटेंट, तीनों चीजें जरूरी है. ये ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट का पीरियड है, उसके अंदर बस्ती को एक्ट करना है. तो ये कैसे काम करेगी? तो उसके लिए एंटेरिक नर्वस सिस्टम इज इंपॉर्टेंट दैट एक्ट्स इन सिंक्रोनाइजेशन बट इंडिपेंडेंटली ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सभी जो एंजाइम्स है, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं वो एंटेरिक नर्वस सिस्टम में भी पाए जाते हैं. और बस्ती के एक्शन के लिए एंटेरिक नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेट होना जरूरी है और एंटेरिक नर्वस सिस्टम से ही बस्ती एक्ट करता है. और एक चीज क्या है, रेक्टम का जो ड्रेनेज है, वेनस ड्रेनेज, वो कैसा रहता है? जो अपर 1/3 पार्ट इज कनेक्टेड टू पोर्टल सर्कुलेशन and lower 2/3 part is connected to inferior vena cava. So जो कुछ ये लोअर 2/3 पार्ट में बचा हुआ रहेगा बस्ती का लिक्विड, वो डायरेक्टली सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आ जाता है. उसको हम बोलते हैं हेपेटिक बाईपास.
क्योंकि पोर्टल सर्कुलेशन जो है, हेपाटिक सर्कुलेशन है, उसको वो बाईपास कर जाता है, डायरेक्टली इंफीरियर वेना केवा में आ जाता है और वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में उसके बाद आ जाता है। तो इसके लिए बस्ती को जानना बहुत जरूरी है कि वो एक्शन कैसा करता है। हमारे लोगों ने कोटेशन बहुत अच्छे लिखे हैं कि वो बहुत दूर रहते हुए भी, जैसे सूर्य की रश्मि की वजह से हमको पसीना आता है इतने दूर से, वैसे ही बस्ती के वीर्य जो इम्प्योरिटीज है या दोष है उनको खींच के कोष्ठ में लाती है और उनको निकाल देती है। ये दृष्टांत है। और उसके लिए उसके पीछे मीनिंग क्या है? तो मीनिंग ये है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ एंटेरिक नर्वस सिस्टम। Gastrointestinal motility refers to the contraction of the smooth muscles of the gastrointestinal tract. And the gastrointestinal tract is commonly divided into 5 parts. अब ये जो बस्ती में आ जाएगा उसका ही हम स्टडी करना जरूरी है उसके लिए। तो उसके लिए स्टिमुलेशन ऑफ बस्ती either by chemo or mechanoreceptors may lead to activation of concerned part of central nervous system which precipitate results accordingly. ये बाकायदा रिसर्च पेपर में डॉक्यूमेंट किया गया है। निरुआ बस्ती ये एक ऐसा सॉल्यूशन है, तो इट इज लाइक अ हाइपर ऑस्मोटिक सॉल्यूशन which causes movement of solvent from cells of colon to the lumen. It facilitates the absorption of endotoxin and produce detoxification during elimination. यहाँ कल्क का भी जो यूज क्या है वो यहाँ हम बता सकते हैं कि कल्क यूज्ड इन बस्ती has got irritation property along with other ingredients which may induce colonic distension and that produces evacuatory reflex. तो ये सब बातें हमारे पूर्व आचार्यों ने अच्छी तरह से समझी थी और इसके लिए एक एक चीज या एक एक बात हमारे सामने रखी है और वो सिंप्लीफाई करके रखे हैं। अगर हम उनको जानना चाहते हैं तो उसके पीछे जो मैकेनिज्म है वो जो हम मॉडर्न साइंस के स्टडी के बाद भी समझ सकते हैं, उसको हमको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आर आल्सो देयर which can contribute in pharmacodynamics of basti. First, that is hormesis. Now, what is this hormesis? I have written the wrong spelling of hormesis. That is hormesis. Actually, the word is hormesis. What is hormesis? A process in which exposure to a low dose of chemical agent or environmental factor that is damaging at higher doses induces an adaptive beneficial effect on the cell or organism. This is called as hormesis. अगर सिंपल लैंग्वेज में हम समझे तो इट्स लाइक अ गुड स्ट्रेस। दो टाइप के स्ट्रेस रहते हैं, बैड स्ट्रेस और गुड स्ट्रेस। हॉर्मेसिस इज नथिंग बट गुड टाइप ऑफ स्ट्रेस। क्या है, हम कंट्रोल्ड स्ट्रेस को बॉडी को एक्सपोज करते हैं, उसका अंततः इफेक्ट बेनिफिशियल टू द बॉडी होता है, उसको हम हॉर्मेसिस कहते हैं। जैसे कि क्या है, एक्सरसाइज करते हैं हम, एक्सरसाइज करने के बाद 2 दिन हमको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा मसल पेन हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो मसल फाइबर इंजर हो जाते हैं, पर वहां सर्कुलेशन भी हो जाता है, नए फाइबर्स भी बनते हैं। अगर हम एक्सरसाइज 4, 8, 10 दिन, 12 दिन, महीना, 2 महीना कंटिन्यू करते हैं तो उसके बाद हमको इफेक्ट अच्छा मिलता है। दिस इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल ऑफ हॉर्मेसिस। व्हाट इज द रोल ऑफ हॉर्मेसिस इन आवर पंचकर्म? यहाँ एक दूसरी पट रिलेटेड बात आपको मैं बताता हूँ। वी नो द वर्ड्स पंचकर्म एंड पंचशोधन. चरक हैज यूज्ड दैट कोटेशन, तानि उपस्थित दोषाणाम स्नेह स्वेदोपपादनैः पंचकर्माणि कुर्वीत. और some other place he also mentions चतुष्प्रकाराः संशुद्धि पिपासा मारुता. One other quotation we know which define about shodhan or panchashodhan, yad iraye bahir doshan panchada shodhanam tata.
यद ईरयन बहिर्दोषान पंचदा शोधनम तथा. So there is difference between panchshodhan and panchakarma. Charak has mentioned panchakarma: vaman, virechan, niruha, anuvasan or nasya. Sushrut and Vagbata has given stress upon panchashodhana, that is vaman, virechan, nasya, basti and raktamokshan. Why Charak has raktamokshan? Here we have to consider hormesis. I have discussed this concept with one renowned practitioner and clinician and academician of Panchakarma, that is Dr. Sachin Tendania. He is also a learned personality of Panchakarma. What is hormesis basically? हम शरीर को किसी स्ट्रेस को एक्सपोज करते हैं पर उसका इफेक्ट अच्छा रहता है, बैड नहीं रहता. पंचकर्म में क्या करते हैं हम? पंचकर्म में हम बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं. अभी हमने देखा कल्क या इरिटेटिंग जो सब्सटेंसेस रहते हैं उससे म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो इरिटेट होता है और वो कॉलोनिक इरिगेशन होता है, डिस्टेंशन हो जाता है और इवैक्यूएशन रिफ्लेक्स स्टिमुलेट हो जाता है. तो चरक ने जो 5 कर्म एकत्र किए हैं, वमन, विरेचन, नस्य, निरूह, अनुवासन, उस सब में म्यूकस मेम्ब्रेन का कहीं ना कहीं तो अंतर्भाव होता है. रक्तमोक्षण ये एक ऐसा कर्म है जहां कोई म्यूकस मेम्ब्रेन कनेक्टेड नहीं है, तो ये बॉडी को स्ट्रेस के ऊपर सब्जेक्ट करना और उससे कुछ इफेक्ट बॉडी में एक्सर्ट करना, ये हॉर्मेसिस का जो प्रिंसिपल है वही शायद पंचकर्म में अप्लाई होता है, ऐसा मुझे लगता है. पंचकर्म के बाद भी क्या होता है? वमन करने के बाद, विरेचन करने के बाद या निरूह के बाद पहले 2-4 दिन हमको थोड़ा सा हम लो महसूस करते हैं, दौर्बल्य रहता है, उसी के लिए हमने वहां संसर्जन क्रम अप्लाई किया है. उसके बाद संसर्जन हो जाने के बाद हमको अच्छा लगता है और पहले से कई मुकाबले हम अच्छा महसूस करते हैं. तो ये अच्छा इफेक्ट बॉडी पर आता है, पर उससे पहले बॉडी को हम इनॉर्मस स्ट्रेस को एक्सपोज करते हैं. क्योंकि बहुत से जो कंट्रीज है वहां पे पंचकर्म क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि बॉडी एक्सेसिव स्ट्रेस में आ जाती है पंचकर्म या शोधन प्रोसेस में, इसलिए वहां अलाउड नहीं है पंचकर्म. या वमन और रक्तमोक्षण वही बहुत सी जगह पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, इसी की वजह से कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. पर ये जो प्रिंसिपल बताया है मॉडर्न साइंस का ही प्रिंसिपल है, प्रोसेस इन विच exposure to a low dose or controlled stress or controlled chemical agent or environmental factor. वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन में हम क्या करते हैं? एक्सक्यूज मी, वैक्सीनेशन में हम क्या करते हैं? अर्धशक्ति एटेन्यूएट किए हुए जो बैक्टीरिया है वो हम इंजेक्ट करते हैं और उससे हम इम्यूनिटी प्राप्त करते हैं. सो दिस इज सॉर्ट ऑफ हैविंग इम्यूनिटी इन माय ओपिनियन. पंचकर्म प्रोसेस पूरा और उसका कोरिलेशन हम इस हॉर्मेसिस के कंसेप्ट से करते हैं. सो वी हैव टू लर्न सच टाइप ऑफ फैक्टर्स आल्सो टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर एक्शन ऑफ आवर पंचकर्म प्रोसीजर्स और स्पेशली ऑफ बस्ती. देन वन दैट इज इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, बहुत से स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि ये हर पंचकर्म के पहले प्रार्थना करना जरूरी है. उसका रोल क्या है? क्या प्रार्थना करना है दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन माय ओपिनियन, बट प्रार्थना करना जरूरी है ऐसा मुझे लगता है. उसके लिए हमको ब्रूस लिप्टन को पढ़ना चाहिए. ब्रूस लिप्टन क्या? दैट्स अ सेल बायोलॉजिस्ट एक्चुअली. बायोलॉजी ऑफ बिलीफ करके एक बहुत अच्छा बुक ब्रूस लिप्टन का. देयर आर मल्टीपल बुक्स he has written, but this is one which I came across. Epigenetics doesn't change the genetic code, it changes how that's read. Perfectly normal genes can result in cancer or death. Vice versa, in the right environment, mutant genes won't be expressed. Genes are equivalent to blueprints. Epigenetics is the contractor. They change the assembly, the structure. These are the words by Bruce Lipton. तो इसका मीनिंग क्या है? हम सबको ऐसा लगता है कि जो भी हमारे बॉडी के ऊपर इफेक्ट दिखेंगे उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आवर जीन्स और जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ दैट बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल. ब्रूस लिप्टन ने
बहुत सालों के स्टडी के बाद ऐसा बोला कि जीन्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट थिंग, द एनवायरमेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट. If the environment is right, mutant genes also won't be expressed. बहुत से बार हम भी बोलते हैं कि विल पावर होना जरूरी है, हम अच्छा सोचना चाहिए. बहुत से लोग ऐसा भी बोलते हैं कि हम अगर घर में है तो अच्छा बोलो, वास्तु देवता जो है वो यस बोल सकती है उसको. अगर अच्छा बोलो तो भी यस बोलेगी, बुरा बोलो तो भी यस बोलोगी, तो अच्छा बोलो. ये बातें कहाँ से आई है हमारे दिमाग में, हमारे ट्रेडिशन में ये बातें कहाँ से आती है? तो जैसा हम सोचते हैं वैसा हो सकता है, इसी को हम विल पावर बोलते हैं. और ये ब्रूस लिप्टन ने बहुत से साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद प्रूव किया है. वो लिखता है कि राइट एनवायरनमेंट अगर है तो म्यूटेंट जीन्स आल्सो वोंट बी एक्सप्रेस्ड. और जन्म लेने के बाद अगर कोई अच्छा जीन है वो भी चेंज होके कैंसर में या डेथ में बदल सकता है. अगर ऐसा हो सकता है तो वाइस वर्सा भी हो सकता है. सो इसके लिए राइट थिंकिंग की जरूरत है. हम क्या करते हैं, डराते हैं पेशेंट को, कंसेंट लिखना पड़ेगा, अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है तो हॉस्पिटल की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या वैद्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. आई अंडरस्टैंड दैट नाउअडेज इट इज इंपॉर्टेंट, लीगली ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट आयुर्वेद क्या कहता है, उसको बोलो पहले से ही दवा देते समय अच्छी तरह से, ओम ब्रह्म दक्षा शरूदेन्द्रे चंद्रार का नीला. ये अगर मैं आपके लिए पढ़ता हूं तो आपको अच्छा ही महसूस होगा. इससे क्या होता है, तो पेशेंट की साइकोलॉजी भी चेंज हो जाती है. अगर उसके दिमाग में कुछ बातें है भी तो वो भी निकल जाती है. तो इससे लिए प्रार्थना का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है. If the brain expects that a treatment will work, it sends healing chemicals into the bloodstream, which facilitates that. And the opposite is equally true and equally powerful. When the brain expects that a therapy will not work, it doesn't. It is called the nocebo effect. जैसा प्लासिबो इफेक्ट रहता है वैसा नोसिबो इफेक्ट भी रहता है. तो ये तो है. कई पेशेंट आने के बाद ही ओपीडी में हमको बोलते हैं, सर मुझे अच्छा लगेगा क्या, मैं 10 वैद्यों के पास जाके आया हूँ फिर भी कुछ नहीं हुआ, शायद इससे भी कुछ मुझे आराम नहीं होगा. अगर वो ऐसा सोचेगा तो उसको कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा मेडिसिन का. इफ द ब्रेन एक्सपेक्ट्स दैट द ट्रीटमेंट विल वर्क, देन ओनली इट सेंड्स हीलिंग केमिकल्स इनटू द ब्लड. सो ये सब कब होगा, जब हम प्रार्थना करेंगे, पेशेंट को पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखेंगे, तभी उसका फार्माकोडायनामिक्स है, उसका जो इफेक्ट है वो 100% पेशेंट में दिखेगा. और इसीलिए ये कोटेशन भी ज्यादा जरूर है, आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः. अगर वैद्य ही ऐसा सोचता है कि शायद इससे क्या फर्क होगा, ये क्या है, क्यों लेफ्ट लैटरल पोजीशन बोला है, कोई उतना ही डोज दे, मैं 1 लीटर दूंगा, मैं 1.5 लीटर दूंगा, तो इससे काम नहीं बन पाएगा. तो हमको क्या क्या करना है, एक तो पूरा स्टडी तो करना ही चाहिए, जो हमारा संहिता है, ज्ञान तो लेना ही चाहिए, प्रैक्टिस भी, प्रत्यक्ष दृष्ट कर्म का प्रैक्टिस भी होनी चाहिए. और उसके बाद इन बातों के ऊपर भी हमारा पूरा विश्वास होना चाहिए. हर एक कोटेशन जो आयुर्वेद में बताया है उसके ऊपर हमारा पूरा विश्वास होना चाहिए, तभी हमको अच्छे इफेक्ट्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे. सो आई थिंक दिस इज अबाउट फार्माकोडायनामिक्स ऑफ बस्ती. बस्ती अगर काम करता है, डिफरेंट तरीके से काम करता है, तो कैसे काम करता है, कौन कौन से फैक्टर्स है जो बस्ती के एप्लीकेशन के लिए जरूरी है. तो इसके लिए these are very different factors which I have discussed now. Now coming to one case study. बहुत से लोगों ने ये काम किया है, नहीं किया ऐसा मैं नहीं कह सकता, पर जब मैंने ये पेशेंट में ट्राई किया उससे पहले मैं पढ़ा नहीं था, ये मेरा इमेजिनेशन था. एप्लीकेशन ऑफ दशमूल मज्जा स्नेह बस्ती इन अवैस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर. ये केस है बस्ती का. ये एग्जाम्पल आपके सामने देना मैं इसलिए चाहता हूं कि बहुत से बस्ती के कल्प ऐसे हैं जिनका डोज संहिताओं में नहीं बताया है, और
कितने दिन तक वो थेरेपी जारी रखनी है ये भी नहीं बताया। तो ये कैसा तय करना है वैद्य ने? तो इसके लिए ये मैं एग्जांपल लिया है कि कोविड के बाद देयर आर ह्यूज इंक्रीज इन एवास्कुलर नेक्रोसिस केसेस, और ये बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड एंड इनॉर्मस यूज ऑफ स्टेरॉइड्स, नथिंग बट। मैंने मेरे पूरे यूजी पीजी में एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर के 2 केसेस देखे, और अभी मैंने 15 साल में 50 के ऊपर केसेस देखे हैं एवास्कुलर नेक्रोसिस के। ये क्यों? बिकॉज अभी स्टेरॉइड का जो यूज हो रहा है वो इतना ज्यादा हो रहा है, और स्टेरॉइड की वजह से ही ये ज्यादा प्रॉब्लम आ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। और ये उसके ऊपर रिसर्च पेपर भी लगा। सो मॉडर्न साइंस वाले जॉइंट रिप्लेसमेंट की सर्जरी उसको बताते हैं अगर 3rd ग्रेड या 4th ग्रेड का वेस्कुलर नेक्रोसिस का केस है तो उसके पहले वो क्या सोचते हैं? These patients invariably require revision surgeries in their lifetime, क्योंकि क्या रहता है, प्रोस्थेसिस का भी अपना एक लाइफ रहता है। अगर 25, 30, 40 साल का आदमी है, उसकी एक बार अगर प्रोस्थेसिस डाल दिया तो लाइफ टाइम तक सर्जरी हुआ ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए ये वो लोग बोलते हैं कि these patients invariably require revision surgeries in their lifetime and modalities to delay the first arthroplasty are necessary। वो क्या करते हैं? उसको वो कोर डिकम्प्रेशन बोलते हैं विथ bone marrow aspirate concentrate। What is this BMAC और bone marrow aspirate concentrate? उसी आदमी का बोन मैरो निकालते हैं, और फीमर जो है उसके हेड में मल्टीपल बर होल्स क्रिएट करते हैं, और उसमें वो जो बोन मैरो एस्पिरेट कॉन्सेंट्रेट है वो इंजेक्ट करते हैं। और उनका ये मानना है कि that have proved successful in early stages of AVN, but their role in advanced stages remains unclear। ये उन्होंने क्लियर कट लिखा है, और ये रेफरेंस है वो जो रिसर्च पेपर है उसका DOI भी यहाँ पे लिखा है। तो इससे बहुत ज्यादा अच्छी ट्रीटमेंट हमारे चरकाचार्य जी ने लिखी है। क्या है वो? इज नथिंग बट दशमूल मज्जास्नेह ग्राम्यानुपौदकानां तु भित्वा अस्थिनि पचे जले। ग्राम्य अनूप और औदक एनिमल्स जो है उनका अस्थि उनको भंग करके पचे जले, तम स्नेहम, उससे जो स्नेह निकलेगा, दशमूलस्य कषायेण पुनः पचेत, उसको फिर एक बार तम स्नेहम दशमूलस्य कषायेण पुनः पचेत, दशमूल के क्वाथ में उसका फिर एक बार पाक करना चाहिए। उसके साथ ही उसमें जीवकर्षभका स्फोता विदारी कभी कच्छु भी वातग्नैः जीवनीयैश्च कैल्कैर् क्षीर भागिकम तत्सिद्धम। और ये जो सिद्ध हो जाएगा स्नेह, वो हम किस चीजों के लिए यूज कर सकते हैं? नावन अभ्यंगा तथा पान अनुवासना। वो नावन नस्य के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, अभ्यंग के लिए यूज कर सकते हैं, पान के लिए भी या ओरली भी उसका यूज कर सकते हैं, अनुवासन बस्ती के लिए भी उसका हम यूज कर सकते हैं। सीरा परवास्थि कोष्ठस्थम प्रणुत आत्याशु मारुतम ये स्यु प्रक्षीण मज्जानः। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ दिस कोटेशन। ये स्यु प्रक्षीण मज्जानः क्षीण शुक्रौ जसश्चे बल पुष्टिकरम तेषाम एतत् स्यात् अमृतोपम। वेस्कुलर नेक्रोसिस में क्या होता है? तो उसका डिस्ट्रक्शन ऑफ हेड हो जाता है। द कॉज इज लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, दैट्स व्हाई अवेस्कुलर। इसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन्स एंड अंडरलाइंग मज्जा इज देयर। बहुत बार हम क्या करते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस को भी अस्थिक्षय करके ट्रांसलेट करते हैं, बट इन माय ओपिनियन दिस इज नॉट अस्थिक्षय, दिस इज मज्जाक्षय। अस्ना मज्जा सौशीर्यम, मज्जा कम जब होती है तब अस्थि में सुशीरता
या सौशीर्य उत्पन्न हो जाता है, ऐसा हमारा कोटेशन है। अस्थिना मज्जानि सौशीर्य, क्योंकि मज्जा का कार्य है अस्थि का पूर्ण करना, और यहाँ अवैस्कुलर नेक्रोसिस में ये दोनों भी क्षीण हो रहे हैं, अस्थि का भी क्षय हो रहा है और मज्जा का भी क्षय हो रहा है। सो परक्षीण मज्जानः ये अवस्था कंसिडर करके हम उसमें दशमूल मज्जा स्नेह का यूज कर सकते हैं। ये हाइपोथेसिस है, ये हमारा बस्ती के लिए या ट्रीटमेंट के लिए हाइपोथेसिस है। तो ये 4 एप्लीकेशन है, वे ऑफ एप्लीकेशन और मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, नावन, नस्य, अभ्यंग, पान और अनुवासन। तो सबको पता है मज्जा स्नेह बहुत ज्यादा पचने के लिए बहुत ज्यादा हेवी है, तो पान इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली। अभ्यंग करके या नावन करके अवैस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर में कितना इफेक्ट आएगा कहना मुश्किल है थोड़ा, तो इसलिए अनुवासन का यूज कर सकते हैं, ऐसा हाइपोथेसाइज किया। व्हाट अबाउट डोज नाउ? मैक्सिमम डोज ऑफ अनुवासन बस्ती इज 240 ml, so we can use 240 ml up to 240 ml, पर अगेन दशमूल मज्जा स्नेह, दशमूल है, जीवक, ऋषभक, अस्फोता, बिदारी, ये सब है, ये जीवनीय औषध है, ये न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा है, उनमें पोषण मूल्य ज्यादा है, ग्रहण करने वाले इंग्रेडिएंट्स ज्यादा है। तो ये अगर हम 240 ml में यूज करेंगे, वैसे भी हम क्लिनिक में या ओपीडी में ज्यादा से ज्यादा 120 ml तक ही ऑयल यूज करते हैं बस्ती में। हमारे पीटी जोशी सर थे, वो अगर कोई स्पॉन्डिलोसिस का पेशेंट तीव्र वेदना लेके आता था तो उसको 240 ml तक, 250 ml तक या 300 ml तक भी कभी कभी अनुवासन देते थे। मैक्सिमम लोग जो यूज करते हैं वो मैक्सिमम 120 ml तक ही देते हैं। तो मैंने सोचा अगर हमको मज्जा स्नेह यूज करना है तो इतना ज्यादा डोज भी लेके अच्छा नहीं रहेगा, तो 60 ml मज्जा स्नेह देने का फाइनलाइज किया। और वो पेशेंट जो है 52 इयर्स का पेशेंट था, तो उसमें अग्नि की स्थिति अच्छी थी, फिर भी ऐसा हमने सोचा कि एक दिन बाद यानी अल्टरनेट डे उसको हम मात्रा बस्ती के रूप में ये एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। और कितना करेंगे? 18 बस्तीना यो निवेशते 18 × 18 324 तक या 354 जो कुछ आता है मल्टीप्लिकेशन, उतने बस्ती हम एक रो में दे सकते हैं, ऐसा एक कोटेशन है। ज्यादा से ज्यादा इतना दे सकते हैं, पर हमने ऐसा तय किया कि 1 महीना तक उसको हम बस्ती देंगे और वो अल्टरनेट डे देंगे, तो ज्यादा से ज्यादा 2 महीने तक का पूरा पीरियड बस्ती के लिए हो जाएगा। और कुछ इंटरनल मेडिसिन ऐसा करने के बाद ये उसका पहला MRI है, ग्रेड 1 to grade 2 AVN, osteonecrosis of bilateral femoral heads, mild hip joint effusion bilaterally with reactive periarticular soft tissues, edema and thickening more on left, changes of acute on chronic sacroiliitis भी है इसको। तो वो ये जो MRI है that was done before the treatment on 19th November 2022। उसके बाद 1-2 महीने के बाद पेशेंट जनवरी में शायद मेरे पास आया हमारे हॉस्पिटल। उसके बाद उसको एनालिसिस करके वो प्रिपरेशन करने में कुछ देर गया, कुछ टाइम गया, तब तक उसको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट किया। अप्यादिलो भी उसमें यूज किया हमने, गुगुल भी कुछ यूज किए, रासना पंचकवाद भी उसमें यूज किया, पर इससे ज्यादा अभ्यंतर औषध कुछ नहीं दिया था। और उसके बाद हमने उसका मज्जा बस्ती का ट्रीटमेंट शुरू किया, अल्टरनेट डे 60 ml। उसके बाद जो 24 मार्च 2023 में जो MRI किया, उसका कंक्लूजन सिर्फ 1 लाइन है, बायलैटरल माइल्ड हिप जॉइंट इफ्यूजन। बाकी कुछ भी MRI में नहीं लिखा है।
So everything, both femoral heads show normal size and contours. बेसिकली एवास्कुलर नेक्रोसिस में जो इरोजन होता है, जो कंटूर ही देखते हैं जो रेडियोलॉजिस्ट है, कि अगर फीमोरल का हेड पहले अगर फर्स्ट या सेकंड ग्रेड में है तो फीमर का हेड जो है वो इरोड हो जाता है, उसमें बाद में वो एसिटाबुलम कैविटी जो है वो भी उसमें इरोजन आ जाता है। पर ये जो रिपोर्ट है एमआरआई का उसी पेशेंट का 24 मार्च का, बोथ फीमोरल हेड्स शो नॉर्मल साइज एंड कंटूर्स, altered signals are noted, acetabular margins are normal, obturator foramina are normal, everything, soft tissues of the pelvis are normal, periarticular muscle plans are normal, visualized ileum, ischium and pubic bones are normal. Only finding was bilateral mild hip joint effusion. So the effect on MRI is a remarkable thing. That is not my statement, that is a statement of orthopedician and radiologist. So ये हो सकता है अगर हमने अच्छी तरह से उसका हाइपोथेसाइज किया कि केस क्या है, क्या बस्ती के लिए कंटेंट हमने यूज करना है, कौन सा योग हमने लेना है और उसके डोज और ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। ये पेशेंट अभी भी मेरे पास आता है और उसके बाद भी मैंने 15 दिन के उसको बस्ती दिए है दशमूल बच्चा के, और अभी सिर्फ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे है। और वो भी नीचे बैठ सकता है, उठ सकता है, सब काम करता है, कुछ भी उसको अभी तकलीफ नहीं है। तो मेरे ख्याल से अभी 10-12 महीने होने को है, उसको पहला एमआरआई किया नवंबर में, अभी सितंबर चल रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर जो स्टूडेंट्स ये सेमिनार देख रहे हैं या जो नए वैद्य है जो ये सेमिनार देख रहे हैं, कि उनको मेरी आग्रहपूर्वक ये विनती है कि जो कोटेशंस है हमारे शास्त्रों में लिखे हुए उनको थोड़ा सा अच्छी तरह से अगर हम समझे और परखे और फिर उसको यूज किए तो हमको अच्छी सफलता हमारे प्रैक्टिस में मिल सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। सो आई नाउ हैंड ओवर दिस सेशन टू वैद्य वेदा एंड वैद्य वैशाली। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इतने व्यापक विषय का इतना सूक्ष्म अध्ययन, सूक्ष्म विवरण बड़े ही रोचक पद्धति से, मतलब कहीं पे भी ऐसे नहीं लगा कि बहुत लेंदी है या फिर नींद आ रही है, ऐसा हर बार ऐसे ही लगा कि पूरी उत्सुकता हमारी लगी रही और अभी आगे क्या है, आगे क्या है। तो ये सब हमारा इसमें प्रतिक्रिया थी। बड़े ही रोचक पद्धति से सर आपने ये प्रस्तुत किया और आपका आयुर्वेद व्यासपीठ बैंगलोर की तरफ से हम बहुत बहुत आभारी है। वैद्य सचिन सर को मैं आयुर्वेद सेवा संघ से जानती हूँ, वो मेरे वरिष्ठ सहाध्यायी के रूप में आयुर्वेद सेवा संघ में थे और तब से ही वो एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व है, एक अत्यंत प्रामाणिक विद्यार्थी जिसको बोलते हैं, और जो गुण है उनका कि वो एक आयुर्वेद व्यासपीठ के भी आदर्श कार्यकर्ता के रूप में आज भी वही गुण उनका वृद्धिंगत हुआ है। और कौन सा भी सिद्धांत हो या कौन सा भी विषय हो उसका मूल रूप से अध्ययन करना और उसका कार्य कारण भाव जानना, ये सर की खासियत मुझे उनके एमडी अध्ययन जब कर रहे थे तब से उसकी पहचान है, लेकिन आज उसका प्रात्यक्षिक इतने बड़े पैमाने पे देखने को मिला। तो मैं बहुत आभारी हूँ सर की, और हम आपसे भविष्य में भी बहुत सारे पंचकर्म, बाकी के पंचकर्म के जो विषय है उनके बारे में भी आपसे ज्ञान ग्रहण करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। अभी मेरा एक अनुरोध है आपसे। हाँ सर। हाँ, मुझे अच्छा लगेगा अगर ज्यादा लोग क्वेश्चन पूछेंगे, पर अभी वायरल फीवर से अभी भी ठीक हुआ हूँ, 10 मिनट में ज्यादा 2-4 इम्पोर्टेंट अगर क्वेश्चन हम लेंगे। ठीक है, ठीक है सर, जस्ट 5-10 मिनट्स वी विल गो। हाँ, हम एक 2-3 क्वेश्चन लेंगे, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप में डाल सकते हो
और फिर हम सर से उसके उत्तर हम सर से बाद में ले सकते हैं। धन्यवाद सचिन उत्पात सर जी. It was very effective, on par with like any allopathy presentation. So much detailing, and it was a different perspective, completely different perspective है सर. तो हम मनपूर्वक धन्यवाद, आपने ये प्रस्तुति कर दी. आयुर्वेद व्यासपीठ संस्था के बारे में थोड़ा बहुत बात करना चाहूंगी. सेवा, शिक्षण, संशोधन एवं प्रचार चतुसूत्री पर आधारित ये हमारी राष्ट्रीय संस्था है. सहभागियों जो नए न्यू फ्रेशर्स है, न्यूली ज्वाइंट स्टूडेंट्स है या वैद्य है, आयुर्वेद व्यासपीठ की मेंबरशिप अगर आप लोग लेना चाहते हो तो www.ayurvedvyaspeeth.in नामक वेबसाइट पर जाकर अपना मेंबरशिप सभासद की आप मेंबरशिप ले सकते हैं. और अनेक योजनाएं आयुर्वेद व्यासपीठ साल भर करता रहता है. उसी में से एक है आयुर्वेद दैनंदिनी, जैसे जिसको हम बोलते हैं डायरी. तो उसकी भी रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स जो है वो मेंबरशिप व्यासपीठ के लिंक वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी. सो वी वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज टेक आयुर्वेद व्यासपीठ मेंबरशिप and do the registration for the new year diary. धन्यवाद. Now we will open up for the question answer session. प्रश्नोत्तर की सत्र को हम शुरू करेंगे. आप या तो चैट बॉक्स में या अनम्यूट होकर भी प्रश्न पूछ सकते हैं. ऑलरेडी चैट बॉक्स में कुछ प्रश्न आए हैं सर. मैं 2-3 अभी ले लेते हैं और फिर और भी किसी को अगर प्रश्न होंगे तो अनम्यूट करके वो पूछ सकते हैं. एक प्रश्न अभी मैंने पढ़ा, मज्जावस्थी का प्रत्यागम कितने समय में होता है? किसी ने तो प्रश्न पूछा है जी. तो ये बात तो हम सबको पहले जान लेनी चाहिए कि इट इज पार्ट ऑफ अनुवासन बस्ती. अनुवासन बस्ती के जो रूल्स है वो सब मज्जा बस्ती को भी अप्लाई होते हैं. तो यस्य यामान अनुवर्तते त्रिन, 9 घंटे तक वो अंदर रहना चाहिए. उसके बाद भी अगर वो वापस नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हमने मात्रा बस्ते निरत्या, उससे ज्यादा तकलीफ पेशेंट को नहीं होती अगर वो अंदर रहता है. ये कोटेशन ऑलरेडी हमारे लोगों ने लिख के रखा है. फिर भी प्रैक्टिकली, और मैंने अगर ज्यादा केसेस किए होते तो मैं उसका एवरेज निकाल के बोलता, और ये अभी मैंने पहला ही केस किया है मज्जावस्थी का. तो उसमें पहले 2-3 दिन तक वो 3-4 घंटे तक अंदर रहेगा. उसके बाद उसका प्रत्यागम बढ़ते जाता है, और कभी कभी ऐसा भी रहेगा कि वो बाहर आएगा ही नहीं. तो ऐसा भी हुआ है मेरे पेशेंट में. तो पहले 4-5 दिन तक उसका 3 घंटे 2.5 घंटे ऐसा प्रत्यागम था. उसके बाद प्रत्यागमन का समय बढ़ता है. एक प्रश्न है, हॉर्मेसिस ये रक्तमोक्षण में नहीं होता है, यह आपने बताया है, तो इसके पीछे क्या एक्सप्लेनेशन है? नहीं, आपने थोड़ा सा अगर ध्यान से मेरा लेक्चर पूरा सुना है तो ये मेरा हाइपोथेसिस है. ऐसा ही है, मैं ये कहीं पे भी नहीं कह रहा. दिस माइट बी वन ऑफ द एस्पेक्ट्स. चरक ने क्यों, बहुत से, ये मेरे जहन में भी सवाल था जब मैं पीजी पंचकर्म कर रहा था कि चरक ने ये 5 क्यों एक उसको उन्होंने लिस्ट किया, वमन, विरेचन, निरूह, अनुवासन और नस्य. तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये धन्वंतरी लोग जो है उनका रक्तमोक्षण है. तो वाग्भट ने भी वही 5 क्यों नहीं लिखी, क्योंकि वाग्भट ये तो धन्वंतरी आधारित उसमें नहीं आता, आत्रेय संप्रदाय में भी उसको हम काउंट करते हैं. तो ऐसा हो सकता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेट करना और उसके बाद कुछ इफेक्ट्स उसके जो है उसका कंसिडरेशन करना, ये उसका सोच हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है. रक्तमोक्षण ये हॉर्मेसिस का पार्ट हो सकता है कि नहीं, इसके ऊपर स्टडी करना चाहिए. ऐसा नहीं कह सकता मैं कि दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ हॉर्मेसिस. हॉर्मेसिस की कंसेप्ट को हमने उसको एनालॉजी उसकी की है, इतना ही मैं कह रहा हूँ. रक्तमोक्षण कैन बी ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हॉर्मेसिस, नॉट लाइक दैट. बट ये 5
हम डिस्टिंक्टली ऐसा देखते हैं उनमें कि बॉडी स्ट्रेस में आ जाती है वमन के बाद, विरेचन के बाद, निर्वो के बाद और इवन नशे के बाद, और उसके बाद उसमें अंततः इफेक्ट अच्छे आ जाते हैं। और उसमें सब में कॉमन फैक्टर क्या है, तो मिकोस मेम्ब्रेन ये उनमें कॉमन फैक्टर है, तो ऐसा हो सकता है। शिल्पा जी का प्रश्न है, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ पंच प्रसूतिका बस्ती? सब बस्ती का एक ही है, उसमें इस बस्ती का अलग उस बस्ती का अलग ऐसा तो नहीं। विश्वनाथ जी का प्रश्न है, दशमूल मज्जा बस्ती रेफरेंस इज फ्रॉम चरक ओनली सर? चरक संहिता में जो चिकित्सा स्थान में 28 का अध्याय है वात व्याधि, उसमें ये रेफरेंस आ जाता है दशमूल मज्जा स्नेह। शायद मेरे ख्याल से 125-30 के करीब वो कोटेशन स्टार्ट हो जाता है और 7-8 श्लोक है उसके। महाविषगर्भ तेल मात्रा बस्ती में अगर 15 ml दे रहे हैं विद सर्चर तेल 25 ml डेली इन कार्डियक पेशेंट, मैक्सिमम कितने दिन कंटिन्यू कर सकते हैं? बिकॉज इसमें कुचला होता है जो हृदय अवसादक होता है। नहीं, उसका मैंने काम नहीं किया तो उसके ऊपर मैं बोल नहीं पाऊंगा। पर ये जो आप विषगर्भ तेल बोल रहे हैं, वो अभी जो वैशाली मैडम ने बोला कि मेरे एक सीनियर है डॉक्टर मंदार भंडगे, वो ये 30 ml तक विषगर्भ तेल का मात्रा बस्ती, उसको मात्रा ही बस्ती बोलेंगे एक्चुअली, 30 ml तक वो प्रवृद्ध आमवात के अवस्था में भी देते थे, अगर उसका पेन कम नहीं हो रहा है पेशेंट का। बट दैट वाज नॉट अ रेगुलर प्रैक्टिस। एक बात ये भी बताता हूँ कि जो आयुर्वेद का वैद्य है या विशेषतः पंचकर्म करने वाला है, उसका जो माइंड है वो कितना एब्रप्ट होना चाहिए। एक वहां का ही किस्सा है, सेवा संघ में मैं नहीं था तब, मेरे आने से पहले का किस्सा है। वहां एक पेशेंट को थ्रोम्बोज्ड पाइप के ऊपर लीच एप्लीकेशन किया था और वो लीच अनस के अंदर चली गई, तो उसको डॉक्टर भंडगे सर ने ही ट्रीट किया था। इमीडिएट उन्होंने टर्मरिक का सॉल्यूशन बनाया और उसका नीरोबस्ती दे दिया और वो लीच बाहर आ गई। अगर वो नहीं आती तो क्या क्या व्यापद हो सकते थे या लीगल केसेस हो सकते थे। दैट वाज वेरी डेंजरस सिचुएशन। पर उन्होंने 5 मिनट में ये सब सोच लिया कि टर्मरिक का सॉल्यूशन बनाना है और उसका निरोध देना है। तो ऐसा थिंकिंग पंचकर्म वैद्य का होना चाहिए। ईशा हाँ, वैद्य ईशा। मज्जा, हेलो सर। हाँ, मज्जा स्नेह करना कैसे बनाना है, तब हम वो तो उसमें उसका जो कोटेशन है उसमें ही दिया है कि पहले उसका जो अस्थि है वो लाके उसको पकाना है पानी में, और वो जो स्नेह निकलेगा वो फिर से दशमूल क्वाथ में उसको पकाना है, और उसके साथ वो जो उन्होंने बाकी के इंग्रेडिएंट बोले वो डालने हैं, वो बनाना है। वही द सिंपल प्रोसेस। वो अस्थि मतलब बहुत कम निकलता है ना वो? हाँ, कम निकलता है। ये मेरे पेशेंट में 5-6 बार मुझे करना पड़ा 30 बस्ती के लिए। और हाँ। आपको और एक लीगल बात बताता हूँ। पहले बड़े एनिमल्स उसको बोलते थे, हाँ। बैल या ऐसे एनिमल्स मिलते थे, वो ज्यादा मज्जा उससे निकलता था। पर अभी आपको सिर्फ गोट से ही काम चलाना पड़ेगा। वो बहुत हाँ, बहुत कम आता है, उसका अस्थि का साइज भी कम रहता है, और आपको ज्यादा से ज्यादा एक बार 500, 600, 700 ml तक ही वो बनाना पड़ेगा। तो बहुत बार आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओके। ओके। अंजलि गायकवाड़। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हाँ सर, मैं पीजी स्कॉलर हूँ पंचकर्मा में, गुजरात से। वेरी गुड। हाँ सर, मेरा एक रिसर्च स्टडी चल रहा है, चातुर्भद्र कल्प बस्ती क्रम है वो जो काश्यप में दिया है, उसमें सर एडल्ट में मैं वही बस्ती क्रम में लेखन बस्ती दे रही हूँ। क्या 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 लेखन बस्ती।
लेखन जो बस्ती दे रहे हैं। जो शेड्यूल पैटर्न दिया है चातुर्भद्र कल्प बस्ती क्रम काश्यप Okay. संहिता में, सर एक्चुअली इसमें अभी मेरा स्टडी कंप्लीट हो गया है। उसमें Okay. ऐसे हो रहा है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है पेशेंट का वो कम हो रहा है, HDL भी बढ़ रहा है, मतलब रिजल्ट तो अच्छे मिल रहे हैं। हाँ, बट जो हमारे रिसर्च कमेटी के हैं वो सर मुझे पूछ रहे हैं कि ऐसे क्या है लेखन बस्ती में, ऐसे इंग्रेडिएंट क्या है, या तो फिर कोई पैटर्न में ऐसे कुछ स्पेसिफिक है कि वो ऐसे LPT में ऐसे चेंजेस दिखा रहे हैं। ओके। हाँ, तो सर जो क्वेरी ऐसा था कि सर ने मुझे बोला कि लेखन बस्ती का HPLC या LCMS या ऐसे कुछ टेस्ट करो कि जैसे हमें पता चले कि एक्टिव इंग्रेडिएंट कौन से है लेखन बस्ती के अंदर, तो हम कुछ दे सकते हैं ऐसे आयुर्वेद में एक योगदान करके। वैसे तो आपके जो रिसर्च कमेटी ने बोला है तो आपको करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। हाँ सर। पर ये स्टडी बहुत बार हुआ है लेखन बस्ती के ऊपर, हाँ सर, वो बहुत हुआ बार है। किया है और डिफरेंट डिफरेंट लेखन द्रव्यों के ऊपर किया है, और ये हमेशा ये रिजल्ट लोगों ने पाया है कि उससे कोलेस्ट्रॉल के ऊपर इफेक्ट आ जाता है। जी सर। नॉट ओनली जस्ट बस्ती, अगर हम वो ओरली भी कंज्यूम करते हैं तो उसके ऊपर भी उसका इफेक्ट लोगों ने स्टडी किया है। पर ये अच्छी बात है, अगर हम मॉडर्न टेक्निक कुछ करके, कुछ टेस्ट करके अगर उसको प्रूव कर सकते हैं तो ये लोगों के सामने भी आएगा और दैट विल सपोर्ट आवर कोटेशन। सो इट्स अ ग्रेट थिंग कि अगर आप वो करोगे और उसके में कुछ आपको मिलेगा तो ये अच्छा रहेगा, मेरे ख्याल से तो करना चाहिए। सर फिर मैंने इंक्वायरी किया कि HPLC या LCMS करने के लिए, तो वो जो जहाँ पे मैंने इंक्वायरी किया वो लोग मुझे मांग रहे हैं जैसे कि फ्लो रेट क्या है, इंजेक्शन वॉल्यूम कौन सा यूज करना है। तो मैं हमारे अलग अलग डिपार्ट मतलब जो कैंपस में अलग अलग फार्मेसी की भी फैकल्टी रहती है वहां पे भी गई, पर उन्होंने फिर बोला कि आगे कोई रिसर्च पेपर होगा उसको हम कंसीडर करके फिर आगे उस पे कर सकते हैं। यही बात होती है। तो कभी भी अगर आपका रिसर्च नॉवेल है तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी शुरुआत में, तो आपको सर्च करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट के ऊपर, कहीं पे ऐसा कुछ हुआ है क्या, उसका कुछ कनेक्शन है क्या, तो आपको मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली मैंने लेखन बस्ती के ऊपर ज्यादा काम नहीं किया, नहीं तो आपको मैं बता पाता अभी भी। फिर भी आई विल आल्सो स्टडी एंड आई विल लेट यू नो इफ आई गेट सम इंफॉर्मेशन। सर एक स्टडी मुझे मिला था बट उसमें क्या उन्होंने एनिमल स्टडी किया था, तो एनिमल स्टडी का उन्होंने ब्लड सैंपल लेके उसमें कुछ स्टीयर समथिंग 1 मिनट तक किया था, फिर उसमें सीरम और ब्लड को अलग करके फिर सीरम टेस्ट किया था, उसमें गैलिक एसिड प्रेजेंट है या नहीं वो चेक किया था लेखन बस्ती का, तो वो ब्लड स्ट्रीम में आ रहा है या नहीं, फिर वो इफेक्ट हो रहा है ऐसे करके। बट सर इधर बस्ती का डायरेक्ट सैंपल देंगे तो उसमें सभी का पैरामीटर्स अलग आएगा, क्रोमेटोग्राफी का जो भी डिटेल्स चाहिए उनको, तो वो उसके लिए कोई रेफरेंस मुझे मिला नहीं, तो मुझे लगा शायद आपको रिसर्च का। अभी मुझे भी नहीं मिला या मेरे भी जहन में अभी कुछ आ नहीं रहा। अगर मेरा कुछ उसमें ज्यादा थोड़ा स्टडी होता है तो आई विल लेट यू नो। जी थैंक यू सर, थैंक यू सर। आशिया शेख। हेलो सर। सर एक पेशेंट है 65 ईयर फीमेल, उनको मतलब एंजियोप्लास्टी वगैरह हो चुकी है, हार्ट ब्लॉकेजेस की हिस्ट्री रही है और साथ में उनको बायलैटरल ब्रिदरेसी है और उसका पेन उनका सोने पे एग्रीवेट होता है, मतलब वो जब सोते हैं तब उनको पेन शुरू होता है, चलने फिरने पे अच्छा लगता है। सोने पर खासकर, और मतलब दूध घी पिया तो भी एग्रीवेट होगा, भिंडी खाएंगे तो एग्रीवेट होगा, और खासकर मतलब नींद खुल जाती है पेन के मारे, अच्छी खासी लगी हुई नींद। तो इसमें कौन सी बस्ती अच्छी रहेगी? क्या MRI हुआ है क्या? सर वो MRI बहुत पुराना हुआ है तो उन्होंने दिखाया नहीं अभी। MRI देखना चाहिए क्योंकि नॉर्मली अगर डिस्क प्रोलैप्स रहता है तो उसमें पेशेंट को ये तकलीफ रहती है कि वो अगर खड़ा होता है या बैठता है तो तकलीफ ज्यादा रहती है, सोने के बाद उसकी तकलीफ कम हो जाती है क्योंकि जो प्रेशर आ जाता है कॉर्ड के ऊपर वो कम हो जाता है। अगर सोने के बाद उसको पेन है तो ये थोड़ा डिफरेंट पैथोलॉजी की ओर जाएगा, उसका MRI करना है। अगर MRI में कुछ अलग चीजें आती है निकल के तो अकॉर्डिंगली बस्ती देना है, अदरवाइज सिंपल आप उसको दशमूल नीरो बस्ती जो रहता है हमारा और सहचर तेल का अनुवासन, इसका वैसा योग बस्ती यूज कर सकते हैं
साथ ही उसको आप कटी बस्ती भी अगर अप्लाई करेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। कटी बस्ती में कौन सा तेल अच्छा रहेगा? वो तो एक्चुअली थोड़ा पेशेंट देखने के बाद कह सकता हूँ, पर फिर भी जहाँ नरिशमेंट होना जरूरी होता है, बला या बला अश्वगंधा या ऐसी चीजें आप उसमें डाल सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। डॉक्टर सविता राठौर, इसके बाद सिर्फ एक ही है सर। सर अभी स्पाइनल कॉर्ड या स्ट्रेचनिंग ऑफ स्पाइनल कैनल या फिर प्रोलैप्स ऑफ स्लिप डिस्क ये रहेगा तो ये मेरा क्वेश्चन था, तो उसमें हम लोग कौन सा बस्ती देंगे? हाँ। I would like to say I have treated almost 300 cases in my hospital of intervertebral disc prolapse with only single formula. आप उस पेशेंट को दशमूल क्वाथ का निरोह बस्ती और सहचर तेल का अनुवासन बस्ती, ये योग बस्ती क्रम दे दो, और कटी बस्ती अगर ज्यादा पेन है तो उसमें ऐड करो। बाकी सिर्फ कंजर्वेटिव मेडिसिन के ऊपर पेशेंट को अच्छा आराम मिलेगा। और ये बात डेफिनेटली मैं आपको कह सकता हूं कि जो पेशेंट्स एलोपैथी ट्रीटमेंट से अच्छे ट्रीट होते हैं, वो सब पेशेंट आयुर्वेद ट्रीटमेंट से बहुत अच्छे ट्रीट होते हैं। सिर्फ 10% या 20% केसेस है जिनको सर्जरी लगती है, वही हमसे ट्रीट नहीं हो सकते, ऐसा मेरा मानना है। अदरवाइज वी कैन ट्रीट 80% केसेस विदाउट एनी डिफिकल्टी। तो या तो उसमें लिगामेंटम फ्लेवन की हाइपरट्रॉफी हो, इवन इफ सम काइंड ऑफ कैनल स्टेनोसिस हो, उसको इसी ट्रीटमेंट से मैंने ट्रीट किया है। वेरी वेरी इजी एंड वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट, योग बस्ती। थैंक यू सर। सरवत अली, त्याच्यामध्ये काही सूट वगैरे नाही। sir, I think almost done. You should हेलो सर, प्रत्येक वेळेला दशमूल मज्जा बस्ती देने के पहले क्या सर्वांग स्नेहस्वेदन करना जरूरी है? हाँ, सर्वांग नहीं जरूर, नॉट नेसेसरी। स्थानिक। ओके, यस सर, थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर। हेलो हेलो, हेलो। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड सर, आफ्टरनून। हाँ जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि एक पेशेंट है 47 इयर्स ओल्ड, उसका THR हुआ है, तो अभी इस टाइम 2.5 साल हो गए, तो उसके अभी भी लिम्पिंग है, तो इसमें हम बस्ती या कोई ऑरल मेडिसिन के साथ उसको मतलब क्योर कर सकते हैं? उसकी अभी कर सकते हैं, उसको तिक क्षीर बस्ती आप यूज कर सकते हैं। तो सर कोई ऑरल मेडिसिन अगर बस्ती नहीं दे सकते तो ऑरल मेडिसिन से वही आप ओरली भी दे सकते हो। क्षीर कल्पना करके पंच तिक्त का या गुड़ुची का क्षीर कल्पना करके उसमें घी मिला के आप ओरली भी दे सकते हो। ठीक है सर, तो एक्सरसाइजेस का भी रोल होगा इसमें? हाँ होगा ना, जरूर होगा। सर एक और क्वेश्चन था, डीमाइलिनेटिंग डिजीज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में हम क्या कर सकते हैं? ये एक्चुअली ये केस टू केस हमको देखना होगा। डीमाइलिनेटिंग प्रॉब्लम्स में ऐसा तो स्टीरियोटाइप ट्रीटमेंट मैंने कभी दिया नहीं। वैसे तो बहुत ही ज्यादा पेशेंट इस तरह के मैंने अभी देखे नहीं, और जो भी कुछ देखे वहाँ केस टू केस डिफरेंट ट्रीटमेंट दिया है। कहीं पे बस्सी का यूज किया है, कहीं पेशेंट में वेरिएशन भी दिया है, और कहीं कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट भी किए। तो ये केस देखने के बाद ही कह सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। हेलो सर। हेलो सर। हेलो। In ligament tear cases, what basti is it preferable, sir? Ligament case, ligament tear. लिगामेंट टेयर, Yeah. ये भी है। सी इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ टेयर, उसको हम व्रण करके ही ट्रीट करना चाहिए। Okay. और sir. व्रण करके ही हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। और ऐसी सभी केसेस में हम तिक्त रस का अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। का या रुचि का ज्यादा अगर इफेक्ट किया बस्ती में हमने, या तो क्षीर बस्ती का, तो ये तिक्त क्षीर बस्ती का, तो ये अच्छा काम करता है। तो ये टेयर कितना है, अगर थ्रू एंड थ्रू टेयर है तो मेरे ख्याल से वो ट्रीट होना मुश्किल है। आयुर्वेद व्यासपीठ ठाणे। हेलो
हेलो। हाँ, हाँ। मुझे एक सवाल पूछना है सर, डायस्टेसिस रेक्टा ऑफ एब्डोमिनल मसल में हम पंचकर्म कर सकते हैं क्या? क्यों, और कर सकते हैं तो कौन सा ऑयल इनिमा और या निरूह कौन सा दे सकते हैं? मैंने अभी तक उसको ट्रीट नहीं किया, तो अभी मैं नहीं कह। ओके सर। सर देह पोषण यमकम इंस्टेड ऑफ मज्जा बस्ती कैन इट बी यू प्रिपेयर्ड? यू कैन कंसिडर, यू कैन थिंक, आप कर सकते हैं। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, ट्रांसवर्स माइलेटिस में हम कौन सा बस्ती यूज कर सकते हैं? हाँ, ये अभी क्या होगा, ये सब मैंने आपके ऊपर एक एग्जाम्पल करके आपके लिए रखा है, ऐसा मेरा कंसिडरेशन है। तो हर आदमी को इसका हाइपोथेसिस करके सोच के समझ के उसको ट्रीट करना होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि हर ट्रांसवर्स माइलेटिस का केस उसी ढंग से आपके सामने आएगा और उसी एक तरीके से आप उसको टेक करेंगे। ये इलस्ट्रेटिव एक्सप्लेनेशन क्यों दिया है कि ऐसा हम सोच सकते हैं, ऐसा ही सोचना है ये नेसेसरी नहीं है। आप अपनी तरह से वो पेशेंट को देख के समझ के आपका ट्रीटमेंट या केयर प्लान आप कर सकते हैं उसको। तो अगर मेरे पास कोई केस आएगा तो मैं बता सकता हूँ। तो अभी ऐसा हवा में बोलना भी अच्छा नहीं रहेगा कि इसके ऊपर ये बस्ती काम करता है, ऐसा मेरा मानना है। मुझे लगता है अभी यहाँ पे रुकते हैं हम, सर की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है। तो आपके जो भी कोई प्रश्न है वो आप ग्रुप में डाल दीजिए, हम सर से कम्युनिकेट करके सर का फोन नंबर भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो जो कुछ भी आपको डाउट्स है वो आप सर को मैसेज करके, ईमेल करके या फिर कांटेक्ट करके उनके समय के अनुसार आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस आयुर्वेद व्यासपीठ के वेबिनार के लिए आज प्राणाभिसर गुरुकुल वैद्य हर्षल वैद्य और वैद्य रंजित, इन दोनों ने सपोर्ट किया, टेक्निकल वेब सपोर्ट किया, और उन्होंने जैसे ये फ्री सर्विस हमें आज उपलब्ध करके दी है। इसीलिए आज 100 से भी ज्यादा, 100 से भी ज्यादा वैद्य आज हमारे साथ जुड़ सके। इसके लिए मैं प्राणाभिसर गुरुकुल वैद्य हर्षल और वैद्य रंजित सर, इन दोनों की बहुत बहुत आभारी हूँ। अध्यक्ष वैद्य विनय वेलणकर सर, वैद्य रजनी गोखले मैडम और वैद्य मल्हार जोशी सर, इन सभी की भी हम दोनों बहुत आभारी है, जिन्होंने हमें आज के ये मीटिंग के लिए मार्गदर्शन किया। और वैद्य सचिन उत्पात सर जी जैसे स्पीकर हमें उपलब्ध किए, उनके रेफरेंस से हम उनको अप्रोच हुए। और बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य सचिन उत्पात सर जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हम बाकी के जो पंचकर्म है उनके सेशन में भी आपसे मिलेंगे और आपके विचार यहाँ पे आप हमारे साथ शेयर करेंगे, ज्ञान प्रदान करेंगे। तो बहुत